अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज़ कोर्ट कहानी सुनते हैं। सादगी में सुख और तसन्नो में दुख छुपा होता है, लेकिन राहत और रंज का ये आसान सा फ़लसफ़ा अमूमन लोगों की समझ में नहीं आता। वो तजुर्बा करके देखना चाहते हैं। अफसोस कि इनमें से अक्सर अपने तजुर्बे की नाकामी के बाद भी इस अटल हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं होते। बहरहाल हर इंसान मर्जी का मालिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सोचने के लिए आज़ाद है और अपने नफ़ा नुकसान का जिम्मेदार भी। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। वो मौसम गर्मा की एक तपती हुई सपहर थी। इस रोज़ अदालत में मेरी मसरूफियत वाजिबी सी रही थी, लिहाजा ऑफिस का रुख करने से पहले मैं एक ऐसे अस्पताल जा पहुंचा जहां पर मेरा एक अजीज़ इलाज की गर्ज से दाखिल था। मैं अपने मज़कूरा अजीज़ की खबरगिरी के बाद वापस जा रहा था कि अक़ब से किसी ने मुझे पुकारा, बेग साहब। मैंने पलट कर देखा तो एक शनासा चेहरे पर निगाह पड़ी। मैंने इसे देखते ही पहचान लिया। वो इस वक्त एक व्हील चेयर पर था और इसकी व्हील चेयर के अक़ब में अस्पताल की एक नर्स भी मौजूद थी। मज़कूरा नर्स ने व्हील चेयर के हैंडल को थाम रखा था, जिससे मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि इसकी व्हील चेयर को वो नर्स ही चला रही थी। मैंने नर्स को नज़रअंदाज करके व्हील चेयर नशीन पर निगाह जमा दी और वक्त उछलकर 2 साल पीछे चला गया। कमोबेश 2 साल पहले मैंने कत्ल के एक मुकदमे की पैरवी की थी और वो व्हील चेयर पर मौजूद ये शख्स इस केस का अहम किरदार था। पलक झपकते में मेरी याददाश्त ने अपने बंद खोल दिए। मैं हाल में सांस लेते हुए माजी के दरीचों में झांकने लगा। वो 16 मई की एक झुलसा देने वाली सपहर थी। मैंने अदालती बखेड़ों से निमट कर एक भरपूर लंच किया और सिटी कोर्ट के नज़दीक ही वाक़े अपने ऑफिस में जा बैठा। मेरा ऑफिस एक कसीरुल मंजिला इमारत में था, जहां ज़्यादातर वकला ख़वातीन व हज़रात ही ने अपने दफ़ातर कायम कर रखे थे। मज़कूरा बिल्डिंग को ला मेंशन कहना गलत नहीं था। इस इमारत के दफ़ातर में रात 9 बजे तक चहल पहल और रौनक रहा करती थी। लगभग 4 बजे मेरी सेक्रेटरी शकीला ने मुझे बताया, सर, गौरी साहब की कॉल है। वो फौरी तौर पर आपसे बात करना चाहते हैं। कौन? मकबूल गौरी? मैंने बेसाख्ता पूछा। यस सर, शकीला ने जवाब दिया। ठीक है, कार्ड ट्रांसफ़र कर दो, मैंने कहा। मकबूल गौरी से मेरी पुरानी याद अल्लाह थी। अगरचे हमारी मुलाकात को महीनों गुजर जाते थे, लेकिन फ़ोन पर हमारा राब्ता रहता था। मकबूल गौरी का ताल्लुक़ बिजनेस कम्युनिटी से था। अगले ही लम्हे मकबूल गौरी लाइन पर था। हेलो बेग साहब, आप कैसे हैं? उसने पूछा। अल्लाह का करम है, आप सुनाएं, मैंने कहा। मैं भी ठीक हूँ, वो सरसरी अंदाज में बोला और फिर कहा, मेरा एक दोस्त मुश्किल में फंस गया है और आपको इसकी कानूनी मदद करना है। मैंने इसी मकसद से आपको फ़ोन किया है। गौरी साहब, परेशान हाल लोगों को कानूनी इमदाद पहुँचाना ही मेरा पेशा है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप मुझे अपने इस मुसीबत ज़दा दोस्त की परेशानी के बारे में तफसीलन बताएं। मेरे इख्तियार में जो भी होगा मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आइंदा 10 मिनट में मकबूल गौरी ने मुझे जो मालूमात फराहम की, इनके मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वास्ता ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन और गौरी के दोस्त नासिर हमदानी को गुज़िश्ता रात पुलिस ने इसके बंगले में वाक़ DHA से गिरफ़्तार कर लिया था। नासिर हमदानी पर अपने सुपरवाइज़र की बीवी को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। पुलिस ने आज सुबह नासिर हमदानी को अदालत में पेश करके उसका 7 यौम का रिमांड हासिल कर लिया था और इस वक्त वो मुतालिका थाने के हवालात में पुलिस कस्टडी में था। बेग साहब, अपनी बात के इख्तिताम पर मकबूल गौरी ने कहा, मुझे जितना मालूम था वो मैंने आपको बता दिया है। आप आज ही थाने जाकर हमदानी साहब से एक तफसीली मुलाकात कर लें। उन्होंने मुझसे कोई तजुर्बेकार और मंजा हुआ वकील अरेंज करने की दरख्वास्त की थी और मेरी नज़र में ऐसा वकील आपके सिवा और कोई दूसरा है नहीं। इस कदरदानी और इजहार मोहब्बत के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ गौरी साहब, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। मैं ऑफिस से उठने के बाद नासिर हमदानी से मुलाकात कर लूँगा, लेकिन आप तो जानते ही हैं मैं अपने उसूलों का कितना पक्का हूँ। अब बेफिक्र हो जाएं बेग साहब,
اس نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، ہمدانی صاحب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کو منہ مانگی فیس دی جائے گی۔ فیس تو میں ہر صورت میں وصول کروں گا ہی، اور وہ بھی صرف اپنی مقررہ۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن میرا پہلا پیشہ ورانہ اصول یہ ہے کہ میں مجرموں کے کیس نہیں لیتا، میں صرف بے گناہوں اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے زور لگاتا ہوں۔ میں آپ کے کہنے پر ناصر ہمدانی کا کیس لے تو رہا ہوں، مگر دوران سماعت اگر کسی بھی مرحلے پر مجھے محسوس ہوا کہ ملزم بے قصور نہیں تو میں فوراً سے پیشتر اس کیس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ناصر ہمدانی کو گزشتہ 20 سال سے جانتا ہوں، غوری نے پراعتماد انداز میں کہا۔ وہ تھوڑے شوقین مزاج تو ضرور ہیں، لیکن قتل جیسا سنگین جرم ان کے بس کی بات نہیں۔ آج صبح جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو میری ان سے چند منٹ ہی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ غوری صاحب، ایک گہری سازش کے تحت مجھے قتل کے اس مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ سب مخالف پارٹی کا کیا دھرا ہے۔ اوہ! غوری کی بات کی تکمیل پر میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، تو ملزم ناصر ہمدانی کوئی سیاسی شخصیت بھی ہیں؟ ابھی تک تو وہ ایک معروف کاروباری شخصیت ہی ہیں، غوری نے بتایا، لیکن آئندہ عام انتخابات میں وہ ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا، میں اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج رات آپ کے دوست ناصر ہمدانی سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ آپ اپنے اصولوں پر چلنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں، غوری نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر پوچھا، کیا آپ نے زاہد انجم نامی کسی وکیل کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے، میں نے جواب دیا۔ زاہد انجم وکالت کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ چند روز پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ 1 ماہ کے بیڈ ریسٹ پر ہیں۔ بالکل ٹھیک سمجھے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ زاہد انجم ناصر ہمدانی کے فیملی فرینڈ ہیں۔ اگر وہ کورٹ آنے کی پوزیشن میں ہوتے تو ناصر ہمدانی مجھے اور میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ کے آخری کلمات سے میں مطمئن ہو گیا ہوں بیگ صاحب، اس نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اختتامی روایتی بات چیت کے بعد میں نے ٹیلی فونک سلسلہ موقوف کر دیا۔ پولیس کسٹڈی میں موجود ریمانڈ پر کسی ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ہتھ کنڈے میں آزماتا ہوں، ان کا ذکر میں اکثر و بیشتر اپنی کہانیوں میں کرتا رہتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو ڈائریکٹ ملزم ناصر ہمدانی تک لیے چلتا ہوں۔ ناصر ہمدانی کی عمر 55 سے زیادہ تھی۔ وہ درمیانے قد اور سانولی رنگت کا مالک ایک بھرے بھرے جسم کا شخص تھا۔ اس کے سر کے سامنے والے بال اڑ چکے تھے اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ اس کی شخصیت زیادہ متاثر کن نہیں تھی، وہ عام سی شکل و صورت کا حامل تھا۔ ہاں، اس کی ذات کا سب سے پرکشش پہلو اس کا ایک کامیاب صنعت کار اور دولت مند ہونا تھا۔ وہ ہمدانی ٹیکسٹائل ملز کا مالک تھا اور آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کا خواہش مند۔ اس رات میں نے ناصر ہمدانی سے لگ بھگ آدھا گھنٹہ بات چیت کی، اور اس کی کہانی سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر اہم کاغذات پر اپنے موکل کے دستخط لے لیے اور اسے تسلی دینے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کا پس منظر آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں زیادہ تر باتیں مجھے ملزم ناصر ہمدانی کی زبانی پتہ چلی تھیں اور کچھ میں نے اپنی تحقیق سے معلوم کر لی تھیں۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ اس دلچسپ داستان کے بعض اہم نکات میں نے دانش صاحب سے چھپا لیے ہیں، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کروں گا۔ ناصر ہمدانی کی فیملی نہایت ہی مختصر سی تھی، میاں بیوی اور ایک 16 سال کا بیٹا عقیل ہمدانی، جس نے اسی سال اپنا میٹرک کیا تھا۔ ناصر ہمدانی کی اہلیہ صبا ہمدانی کی عمر 50 کے قریب تھی۔ وہ ایک خوبصورت، وزیردار اور گھریلو عورت تھی۔ یہ لوگ ڈیفنس سوسائٹی میں ایک عالیشان بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ ہمدانی ٹیکسٹائلز کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ ناصر ہمدانی کا بزنس بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے قتل کے ایک مقدمے میں دھر لیا گیا تھا۔ مقتولہ کا نام صوفیہ تھا اور وہ ناصر ہمدانی کی فیکٹری کے سپروائزر ادریس کی بیوی تھی۔
इदरीस को हमदानी टेक्सटाइल में काम करते हुए कमोबेश 8 साल हो गए थे और मुलजिम की नज़र में वो एक काम का बंदा था। इसीलिए तरक्की करते हुए वो तेज़ रफ्तारी से सुपरवाइज़र के ओहदे तक पहुंच गया था। सोफिया से इदरीस की शादी को महज 3 साल ही हुए थे और अभी तक वो लोग औलाद की नेमत से महरूम थे। सोफिया बिलाशुबा एक पुरकशिश और हसीन और जमील औरत थी। शादी के वक्त इसकी उम्र 32 साल थी। वो इदरीस से 5 साल छोटी थी। शादी की तकरीब में दीगर अजीज़ों और अकारिब के अलावा फैक्ट्री का तमाम स्टाफ भी मौजूद था। जिसने भी इदरीस की दुल्हन को देखा अश अश कर उठा। इदरीस वाजिबी सी शक्ल का मालिक था। इसके मुकाबले में सोफिया किसी हूर परी से कम नहीं थी। इदरीस शादी की छुट्टियां गुजारकर काम पर वापस आया तो साथियों ने उसे बहुत बहुत मुबारकबादें दी। लंच के बाद बॉस ने उसे अपने कमरे में बुलाया। तुम अब शादीशुदा हो चुके हो, नासिर हमदानी ने इससे कहा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं कर सका क्योंकि मैं बिजनेस टूर से कल ही वापस आया हूँ। खैर, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं तो तनख्वाह में भी इजाफा होना चाहिए। आइंदा माह से मैं तुम्हारी तनख्वाह में 500 का इजाफा कर रहा हूँ। तुम इसे मेरी जानिब से शादी का तोहफा समझ लो। वाज़ेह रहे कि ये वाक़या आज से लगभग 43 साल पहले का है। इस ज़माने में 500 का एग्रीमेंट बड़े मायने रखता था। आज के हिसाब से आप इस रकम को 10,000 के आसपास समझ लें। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा सर, इदरीस ने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। मैं जानता हूँ आप पूरा एक माह मुल्क से बाहर गुजार कर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। इस एहसान को ज़िंदगी भर याद रखने की ज़रूरत नहीं इदरीस, नासिर हमदानी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, बल्कि अपने काम से ये साबित करने की कोशिश करो कि तुम अपनी तनख्वाह में इस इजाफे का इस्तेकाक रखते थे। जी मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा सर, इदरीस ने पुरज़म अंदाज में कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, नासिर हमदानी ने खालिसतन बॉस के स्टाइल में कहा। इदरीस अपने बॉस के कमरे से बाहर निकल आया। यकमुश्त 500 का एग्रीमेंट कोई मामूली बात नहीं थी। इदरीस बेहद खुश था। अगले रोज़ से वो हमदानी टेक्सटाइल्स के मामलात में जान तोड़ मेहनत करने लगा। वक्त का पहिया अपनी मखसूस रफ्तार से घूमता रहा और 2-2.5 साल पल लगाकर उड़ गए। इस दौरान में चंद एक बार सोफिया भी फैक्ट्री आई थी और 1-2 बार नासिर हमदानी से भी उसका सामना हुआ था। वक़ुआ से लगभग 6 माह पहले एक रोज़ नासिर हमदानी ने इदरीस को अपने कमरे में बुलाया। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने इदरीस से पूछा, तुम्हारी रिहाइश अभी तक गोलीमार केसी क्वार्टर्स में है ना? जी सर, और कहाँ जाऊँगा? उसने ठंडी आह भरकर कहा। अल्लाह ने तुम्हें अगर एक खूबसूरत बीवी दे दी है तो कुछ तो उसका ख्याल करो, नासिर हमदानी ने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। मैंने एक आध बार सोफिया को देखा है, वो आसमान से उतरी हुई किसी परी से कम नहीं। तुम इसे गोलीमार जैसे इलाके में रखकर उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो। इस अमल में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि सोफिया हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में एक थी। बॉस के मुंह से अपनी बीवी के हुस्न की तारीफ सुनकर इदरीस को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने अपने महसूसात का गला घोंट दिया और बेबसी से बोला, सर, अच्छे और साफ़ सुथरे इलाकों में किराए बहुत ज़्यादा हैं। ये ठीक है कि आपने मेरी तनख्वाह में अच्छा खासा इजाफा कर दिया है, लेकिन फैमिली लाइफ में किचन और शॉपिंग वगैरह के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं फ़िलहाल किसी पोश एरिया में शिफ्टिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता और मैं सारे 10 तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकता, नासिर हमदानी ने मुतदिल अंदाज में कहा। अलबत्ता मेरे पास एक आइडिया है। अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम बआसानी एक पोश एरिया में शिफ्ट हो सकते हो और तुम्हारे वो पैसे भी बच जाएंगे जो तुम गोलीमार वाले क्वार्टर का किराया देते हो। ऐसा ज़बरदस्त आइडिया कौन सा है सर? इदरीस ने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। तुम जानते हो तारिक रोड के कमर्शियल एरिया में मैंने कपड़े का एक गोदाम बना रखा है, नासिर हमदानी ने टटोलती हुई नज़र से इदरीस की तरफ देखा। जी सर, आपका वो फ्लैट दुपट्टा गली की एक इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़े है, इदरीस ने असबात में जवाब दिया। मैं 2-3 बार इस फ्लैट पर जा भी चुका हूँ। वेरी गुड, नासिर हमदानी ने सताइशी अंदाज में कहा। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मज़कूरा फ्लैट 2 बेड और एक ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक बेडरूम में मैंने अपनी फैक्ट्री में तैयार होने वाला कपड़ा स्टॉक कर रखा है। बाकी एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम खाली पड़े हैं। क्या तुम मियाँ बीवी की ज़रूरत के लिए ये 2 कमरे काफ़ी नहीं हैं?
बात के इख्तिताम पर नासिर हमदानी ने सवालिया नज़र से इदरीस को देखा तो वो खुशी से मामूर लहजे में बोला, जी सर, हमारी ज़रूरत भी बस इतनी सी ही है। गोली मार वाला क्वार्टर भी 2 कमरों का ही है। गोली मार को गोली मारो और फ़ौरन से पेशतर तारिक रोड वाले मेरे फ्लैट में मुंतकिल हो जाओ। नासिर हमदानी ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, मैं तुम्हें इस फ्लैट की चाबियां आज ही दे दूंगा। जो हुक्म सर। वफूर मुसर्रत से उसे अपनी ज़बान से खारिज होने वाले अल्फाज का एक एक मन के महसूस हो रहे थे। आप जब कहेंगे मैं दुपट्टा गली वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। शिफ्टिंग तुम अपनी सहूलत के मुताबिक करना, लेकिन एक बात का तुम्हें ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। नासिर हमदानी ने गहरी संजीदगी से कहा, मैंने इस फ्लैट की सफाई सुथराई के लिए एक मासी की ड्यूटी लगा रखी है जो 3-4 रोज़ के बाद आकर अपना काम कर देती है। मैं चाहता हूँ कि वो गरीब औरत किसी नुकसान में ना रहे। घरों में काम करना ही उसका रोज़गार है। तुम लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस मासी से घर का काम करवा लिया करना और इसे जो पैसे दे पाएँ वो तुम अपनी जेब से दोगे। फिक्र नहीं करो, इस मासी की तनख्वाह तुम्हारे गोली मार वाले क्वार्टर के किराए का 1/4 होगा। अगर तुम इस बात के लिए राज़ी हो तो ये एक नेकी का काम होगा। मुझे मंजूर है, इदरीस ने मजबूत लहजे में कहा। मैं इस ज़रूरतमंद औरत को बेरोज़गार नहीं होने दूंगा। शाबाश। नासिर हमदानी ने तौसीफ़ी नज़र से इदरीस की तरफ देखा और फिर बोला, एक बात और। नासिर हमदानी ने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो इदरीस पूछे बिना न रह सका, और क्या सर? इस फ्लैट पर टेलीफोन भी लगा हुआ है जो अमूमन इस्तेमाल में नहीं रहता। बस मैं इसका फिक्स्ड लाइन रेंट भरता रहता हूँ। नासिर हमदानी ने वजाहत करते हुए बताया, अगर तुम लोग इस फ़ोन को इस्तेमाल करना चाहो तो मुझे बता देना, इसका भी कुछ कर लेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम पर किसी किस्म का वज़न नहीं डालूंगा। शुक्रिया सर, इदरीस ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। मैं सोफिया से मशवरा करने के बाद आपको बता दूंगा। अच्छी बात है, नासिर हमदानी ने कहा। ये जब का वाक़या है, इन दिनों मोबाइल फ़ोन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं हुआ करता था। हर जानिब लैंडलाइन टेलीफोन की हुक्मरानी थी और इसका कनेक्शन लेना जुए शील लाने के मुतरादिफ था। इसलिए अगर किसी घर में टेलीफोन लगा होता था तो लग्जरी अशिया में शुमार किया जाता था और इस घर में रहने वालों को साहिब सरवत समझा जाता था। आइंदा 1 हफ्ते के अंदर अंदर इदरीस और सोफिया दुपट्टा गली तारिक रोड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अलावा अज़ीं वक़ुआ के रोज़ तक इन्हें मज़कूरा फ्लैट में रिहाइश इख्तियार किए कमोबेश 6 माह हो गए थे। इस दौरान में 1-2 बार नासिर हमदानी भी इनके फ्लैट पर चाय पीने आया था और इनसे पूछा था कि इन्हें वहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी तो नहीं, और उन्होंने आल ओके की रिपोर्ट दी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि 15 मई की रात लगभग 11 बजे पुलिस ने नासिर हमदानी को उसके बंगले वाक़े डिफेंस सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया था। इस पर सोफिया के कत्ल का इल्ज़ाम था। 16 मई की सुबह पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करके उसका 7 यौम का रिमांड ले लिया था और अब ये केस मेरे हाथ में था। मेरे लिए 7 यौम काफ़ी थे। मैं नासिर हमदानी से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में अपने काम में जुट गया। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में मुकदमे का चालान पेश कर दिया। मैंने हवालात में मुलाकात के दौरान में नासिर हमदानी को कुछ टिप्स दी थी। उसने मेरी हिदायत पर मिनोअन अमल किया और पुलिस की तफ्तीशी मुहिम से कमा हक़्क़हू महफूज रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं इस मुकदमे के चालान यानी कि इस्तग़ासा और मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तज़किरा ज़रूरी समझता हूँ ताकि अदालती कार्रवाई के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार न हो और आप भरपूर अंदाज में इस केस के उतार चढ़ाव से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला सोफिया की मौत 15 मई की सपहर 2 से 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। इसे गला घोंटकर फना के घाट उतारा गया था। केमिकल एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मौत के वक्त मकतूला पर नींद का गुलबा था। लेबार्टरी टेस्ट से ये बात सामने आई थी कि मौत से पहले मकतूला ने कोई नशे आवर शे इस्तेमाल की थी, लिहाजा कातिल को इसका गला दबाने में किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। मकतूला के मैदे में नशीले असरात पाए गए थे और इस अमर की तस्दीक ड्राइंग रूम की टेबल पर रखी हुई चाय की एक प्याली भी करती थी। मज़कूरा टेबल पर दरअसल चाय की 2 प्यालियाँ रखी मिली थीं जिनके निचले हिस्से में घूंट भर चाय की मिकदार मौजूद थी। इन दोनों प्यालियों में बची हुई चाय का जब लेबॉरेटरी टेस्ट किया गया
तो इंकशाफ हुआ कि एक प्याली की पाकीमानदा चाय में ख्वाब आवर दवा मौजूद थी, जबकि दूसरी प्याली वाली चाय हर नोयत के नशे से पाक थी। गोया जो चाय मकतूला ने पी, इसमें किसी ने कोई नशे आवर दवा मिला दी थी। ड्राइंग रूम वाली टेबल पर एक एस्ट्रे भी रखी हुई थी, जिसमें एक अधजला सिगरेट पाया गया था। उस सिगरेट का ये मखसूस ब्रांड मुलजिम नासिर हमदानी का था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबसे सनसनीखेज पहलू ये था कि मौत के वक्त मकतूला 3 माह की उम्मीद से थी। पुलिस ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो चालान तैयार किया था, इसका खुलासा कुछ इस तरह था। मुलजिम नासिर हमदानी अपने एक मुलाजिम इदरीस की खूबसूरत बीवी पर रीझ गया था। उसने मकतूला को अपने जाल में फंसाकर शिकार करने के लिए बड़ी कामयाब मंसूबाबंदी की थी। वो इन मियाँ बीवी को गोली मार के तंग से क्वार्टर से उठाकर तारिक रोड जैसे इलाके में ले आया। वो मकतूला और उसके शौहर पर अलग अलग इनायात कर रहा था। बिलाखिर इसकी चाल कामयाब हुई और वो मकतूला को हासिल करने में कामरान ठहरा। मुलजिम मकतूला के शौहर की गैर मौजूदगी में अक्सर इससे मिलने फ्लैट पर चला जाता था, जहां वो मकतूला के साथ तन्हाई के लम्हात गुजारता था। मुलजिम और मकतूला की इन मुलाकातों ने गुल खिला दिया। जब मकतूला ने मुलजिम को बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो वो परेशान हो गया। उसने मकतूला को मशवरा दिया कि वो किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर इस मुसीबत से निजात हासिल कर ले, लेकिन मकतूला इस काम के लिए राजी ना हुई। इस तकाज़ा के कयास के मुताबिक इस बात पर मकतूला और मुलजिम में कुछ इस तरह की बातचीत हुई। मैं इसे मुसीबत नहीं समझती, मकतूला ने दो टोक अंदाज में मुलजिम से कहा। मेरी नज़र में असल मुसीबत तो मेरा शौहर है। मैं अगर इससे निजात हासिल करके आपकी हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मकतूला की खतरनाक तजवीज़ ने मुलजिम को हद दर्जा परेशान कर दिया। उसने समझाने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, तुम इस मामले को ख़त्म न कराओ, हम इसे चुपचाप इदरीस के खाते में डाल देते हैं। ये नहीं हो सकता, वो हतमी लहजे में बोली। इदरीस को इस खुशखबरी पर यकीन नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? मुलजिम ने उलझन ज़दा नज़र से मकतूला की तरफ देखा। ऐसा कौन मर्द होगा जिसे बाप बनने की खुशी ना हो? इदरीस, मकतूला ने सपाट आवाज़ में जवाब दिया। मुलजिम की उलझन हैरत में बदल गई। क्या मतलब है तुम्हारा? इदरीस इस काबिल नहीं है। अगर मैं इदरीस से कहूँगी तो वो एक हंगामा खड़ा कर देगा। वो मुझे बदकिरदार समझने लगेगा कि मैं किसी का गुनाह उसके दामन में डालने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, ये तो खासी गंभीर सूरत हाल है, मुलजिम ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इस मसले का एक ही हल है कि आप मुझे कानूनन अपनाकर इस बच्चे की वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा दें, मकतूला ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इदरीस से जान छुड़ाना मेरा काम, बाकी के मामलात को संभालना आपकी जिम्मेदारी। मैं आपसे ऐसा कोई मुतालबा नहीं करूंगी कि आप इस शादी का बाकायदा ऐलान भी करें। आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में मगन रहें और मेरे लिए किसी छोटी मोटी रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर दें। बस आप मेरा और इस बच्चे का खर्चा उठाते रहें, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुलजिम ने मसलहत भरे अंदाज में कहा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर करता हूँ। आप सोचें ज़रूर और गौर भी करें, मकतूला ने अटल अंदाज में कहा, लेकिन इस काम में ज़्यादा वक्त सिर्फ ना करें। अगर देर हो गई तो फिर पानी सर से ऊंचा हो जाएगा और आपको मालूम है कि आगे आपको इलेक्शन भी लड़ना है। मैं नहीं चाहती और ना ही ये गवारा करूंगी कि हमारे इन चीज़ों का आपके सियासी मुस्तकबिल पर असर पड़े। जो हिमायती नारे लगा लगा कर अपने उम्मीदवार को सर आंखों पर बिठाते हैं, वही पलक झपकते में उठाकर ज़मीन पर भी पटक देते हैं। अगरचे मकतूला ने बड़े सादा अंदाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी थी, लेकिन मुलजिम के दिलो दिमाग में खतरे की घंटियां बज उठी थीं। उसने मकतूला को यकीन दिलाया कि वो हौसला रखे, मुलजिम जल्दी इस गंभीर मसले का कोई शाफी हल निकाल लेगा। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये इस्तगासा का मौक़िफ़ है। मैं इस स्टोरी से हरगिज़ इत्तफ़ाक़ नहीं करता। बाहुक्म खुदा, इस वाक़े के इख्तिताम से पहले आप भी मेरे हम ख़याल बन चुके होंगे। इस्तगासा के मुताबिक मकतूला की गुफ्तगू ने इसे अंदर और बाहर से हिलाकर रख दिया था। इसके जहन में यही बात आई कि अगर उसने मकतूला की ज़बान को मुस्तकिल बुनियादों पर बंद नहीं किया तो आगे चलकर उसके लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी जो उसके सियासी मुस्तकबिल को तारीक कर देंगी। वो मकतूला को कानूनन और शरन अपनाने जैसी गलती नहीं कर सकता था। लिहाजा जब मकतूला की जानिब से इस पर दबाव पड़ा तो उसने एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया।
इस कांटे को अपनी राह से हटाना नागुज़ीर हो गया था। हतमी फैसले पर पहुंचने के बाद मुलजिम 15 मई की दोपहर मकतूला से मिलने दुपट्टा गली वाले फ्लैट पर पहुंचा। इस वक्त मकतूला का शौहर इदरीस फैक्ट्री में सुपरवाइजरी कर रहा था। मुलजिम पूरी तैयारी के साथ आया था। मुलजिम और मकतूला ने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी। इस दौरान में मुलजिम ने मकतूला की आंख बचाकर निहायती होशियारी के साथ उसकी चाय की प्याली में नींद आवर दवा मिला दी। वो दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए गुफ्तगू करने लगे। इसी बीच में मुलजिम ने एक सिगरेट भी सुलगा लिया था। चाय जैसे ही ख़त्म हुई, मकतूला ने अपने सर के भारी होने की शिकायत की। मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। ठीक है, तुम इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो, मुलजिम ने कहा। मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ ना, आइंदा हफ्ते में तुमसे निकाह कर लूँगा। क्या तुम चंद दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकती हो? मेरी आंखें बंद हो रही हैं, वो बोझल आवाज़ में बोली। मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है, तुम कुछ देर आराम कर लो, मुलजिम मकतूला को सहारा देते हुए बोला। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बेड पर लिटा देता हूँ। मुलजिम ने मकतूला की चाय में जो ख्वाब आवर दवा मिलाई थी, उसने मकतूला के जिस्म में पहुँचने के बाद इसे किसी किस्म की मज़ाहमत के लायक नहीं छोड़ा था। लिहाजा मुलजिम का काम आसान हो गया। उसने मकतूला को बेडरूम में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। फिर इसकी गफलत का फ़ायदा उठाते हुए इसका गला घोंटकर इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। बादशाह उसने ड्राइंग रूम, बेडरूम और दीगर चीज़ों पर से अपनी उंगलियों के निशानात को साफ किया और जिस तरह वो चुपचाप इस फ्लैट पर आया था वैसे ही खामोशी से वापस चला गया। इंक्वायरी ऑफिसर ने बड़े शातिराना अंदाज में मकतूला की मौत की कहानी बुनी थी, लेकिन मेरी नज़र में वो महज एक थ्योरी थी जिसमें मुझे कई एक सुकम दिखाई दे रहे थे जिनको मैं अदालती कार्रवाई के दौरान में हाईलाइट करने वाला था। जज कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान हो चुका तो इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। मैंने अपना वकालतनामा और मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत जज के सामने रख दी और अपने मुवक्किल के हक़ में दलाइल देते हुए कहा, जनाब अली, मेरा मुवक्किल इस शहर का एक मुअज़्ज़िज़ बिजनेसमैन और अमन पसंद शरीफ-उन-नफ़्स शहरी है जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल के इस मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई है। मुअज़्ज़िज़, अदालत से मेरी इस्तदा है कि वो मेरे मुवक्किल की ज़मानत मंजूर कर ले। क्या आप कभी जापान गए हैं? वकील इस्तग़ासा ने बराह रास्त मुझसे सवाल किया। मैंने रास्तगोई का मुज़ाहरा करते हुए बताया, नहीं। तो इससे ये मतलब अख़ज़ किया जा सकता है कि, उसने मुझसे मायना ख़ेज़ अंदाज में इस्तफ़सार किया, आप आइंदा भी कभी जापान नहीं जाएंगे? हरगिज़ नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। ऐसा सोचना उसूली तौर पर गलत होगा, योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बावाज़ बुलंद कहा। अगरचे मुलजिम का इससे पहले कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, यकीनन ये एक शरीफ-उन-नफ़्स और अमन पसंद शहरी भी रहा होगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि ये आइंदा भी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। और ये उसूल मेरे फाजिल दोस्त ही ने अभी थोड़ी देर पहले मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने बयान किया है कि अगर किसी शख्स ने अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया तो ऐसा सोचना उसूली तौर पर गलत होगा कि वह आइंदा की ज़िंदगी में भी वो काम नहीं करेगा। ये दुरुस्त होगा कि मुलजिम ने 15 मई की दोपहर से पहले भी कोई कानूनी दखल अंदाजी पुलिस हरकत नहीं की होगी, लेकिन इसने वक़ुआ की दोपहर जिस संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, इसे मुलजिम के माजी के नज़दीक रिकॉर्ड की रोशनी में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ बड़े ठोस सबूत जमा कर रखे हैं जिन्हें आगे चलकर अदालत में पेश किया जाएगा। वकील सरकार ने मेरे मुवक्किल की ज़मानत को रुकवाने के लिए अच्छा खासा जोर लगा दिया था। मैंने इसके खामोश होने पर मोतदिल अंदाज में कहा, जनाब अली, अदालत का ये कमरा एक ऐसा गैर जानिबदार प्लेटफॉर्म है जहां दोनों पार्टियों को अपनी बात कहने का पूरा हक हासिल है। यकीनन इस्तग़ासा ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी होगी जिसका ट्रेलर इस मुकदमे के चालान में देखा जा सकता है। आज इस केस की पहली बाकायदा पेशी हुई है। मेरी मुअज़्ज़िज़ अदालत से बस इतनी सी इस्तदा है कि सरेदस्त मेरे मुवक्किल को ज़मानत पर रिहा करने के अहकामात सादिर किए जाएँ ताकि वो अपनी सोशल लाइफ को जारी रख सके। बाकी जहाँ तक मेरे मुवक्किल के मुजरिम होने या ना होने का ताल्लुक है तो इसका फैसला दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने करना है। दैट्स ऑल योर ऑनर।
केस की इब्तिदा ही में मुलजिम की जमानत को मंजूर करना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी होकर जनाब अली वकील इस्तग़ासा ने अपना काम जारी रखते हुए जोरदार अंदाज में कहा, ये कोई आम सा चलता फिरता केस नहीं, मुलजिम पर कत्ल का इल्ज़ाम है और इस्तग़ासा के पास इसके जुर्म के ठोस सबूत भी मौजूद हैं। अलावा इसी वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस हकीकत को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुलजिम एक बाअसर और ताकतवर शख्स है। इसका एक सियासी पार्टी से भी गहरा ताल्लुक है। सुनने में आ रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में मुलजिम सूबाई असम्बली की सीट पर खड़ा होने वाला है। अगर इसकी जमानत को मंजूर कर लिया गया तो ये अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके इस केस के हक़ाइक़ को बदलने की कोशिश कर सकता है। पुलिस के पेश करदा चालान में ज़मीनी हक़ाइक़ को जिस बेदर्दी से मस्त करके अदालत के सामने लाया गया है, इसमें मज़ीद कोई बिगाड़ पैदा करने की भला गुंजाइश ही कहाँ है। मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा, फिर वकील मुखालिफ के चेहरे पर निगाह जमाकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे फाजिल दोस्त। उसने ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखा और सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? मैंने वकील इस्तग़ासा के इस्तफसार का जवाब देना ज़रूरी न जाना और जज से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब अली, जो इंकिशाफ में इस मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई के दौरान में करने का इरादा रखता था, वो वकील सरकार ने अज़ खुद कर दिया है, यानी ये कि मेरा मुवक्किल आइंदा जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मौसिज़ अदालत इस अमर का बखूबी इल्म रखती है कि सियासत के मैदान में अपने ख़रीब को चित करने के लिए हर हद तक जाया जा सकता है, जिसमें मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार की किरदार कुशी एक आज़मूदा हथकंडा है। मेरे मुवक्किल का माज़ी बेदाग है और वो पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि मुखालिफ सियासी जमात उसको बदनाम करने के लिए कोई भी ओछा बात कर सकती है। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिनसे इस इम्कान को साबित किया जा सकता है। वकील सफाई को किसने रोका है कि वो अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने के लिए हाथ पाँव न मारे? वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा, योर ऑनर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मुलजिम वसी इख्तियारात और वसाइल का मालिक है और दूसरी जानिब इसका एक तनख्वाहदार मुलाजिम यानी कि मकतूला का शौहर इदरीस है। मुलजिम अपने ताल्लुकात और ताकत के बलबूते पर कोई बड़ी गड़बड़ कर सकता है, लिहाजा मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि किसी भी कीमत पर मुलजिम की ज़मानत कबूल न की जाए। मुझे और कुछ नहीं कहना जनाब अली। फौजदारी मुकदमात में ज़मानत का हुसूल जुए शील लाने के मुतरादिफ होता है, लिहाजा जज ने मेरे मुवक्किल की दरख्वास्त ज़मानत को रद्द करते हुए आइंदा पेशी की तारीख दे दी। अगली समाअत 15 रोज़ बाद थी। ये अच्छी खासी मोहलत थी। मुझे फील्ड वर्क करने का मौका मिल गया था, लिहाजा मैंने मुलजिम की बीवी सबा हमदानी से भी 2-3 मुलाकातें की। सबा की ज़बानी मुझे ऐसी राज की बातें पता चली जिनसे मैं अपने मुवक्किल की बेगुनाही को बआसानी साबित कर सकता था। मुझे मुलजिम के बेकसूर होने का तो पक्का यकीन था, लेकिन मेरा ये यकीन उसकी बाइज़्ज़त बर्रियत के लिए काफ़ी नहीं था। मुझे ठोस दलाइल की मदद से अपने मुवक्किल को अदालत के सामने बेगुनाह साबित करना था और इस मुश्किल मरहले से गुजरने के लिए मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार था। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्तग़ासा की जानिब से 8 गवाहों की फहरिस्त दायर की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं का जिक्र करूँगा जिसके बयान में कोई ख़ास बात होगी। सबसे पहले मुलजिम नासिर हमदानी का बयान रिकॉर्ड किया गया। पुलिस कस्टडी में दिए गए मुलजिम के बयान की अदालत में कोई अहमियत नहीं होती। मेरे मुवक्किल ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसके बाद वकील इस्तग़ासा सवालात के लिए एक्यूज बॉक्स के नज़दीक चला गया और उसने बड़े जारहाना अंदाज में अपनी जिरा का आगाज़ किया। क्या ये सच है कि तुम एक रंगीन मिजाज इंसान हो? ये सरासर गलत है। मुलजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, हुस्न परस्त होना रंगीन मिजाज होने से बहुत मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि हर माकूल मर्द किसी न किसी हद तक हुस्न का कदरदान ज़रूर होता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत और दिलकश चीज़ें मुझे बहुत भाती हैं। तुम अपनी आवारा मिजाजी को बड़ी सफाई से पैक करने की कोशिश कर रहे हो, वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा।
तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारे बयान से लगा नहीं खाता। माजी में कई तरहदार हसीनाओं से तुम्हारे बहुत क्लोज ताल्लुकात रहे हैं। अगर मेरे वो ताल्लुकात काबिल ताज़ीर रहे हैं तो आप मुझ पर अलग से एक मुकदमा ठोक सकते हैं। मुलजिम ने वकील इस्तग़ासा की आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, फिलहाल आप मुझसे ज़ेर समाअत केस के हवाले से सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वकील इस्तग़ासा खफीफ सा होकर रह गया। मेरा मौक्किल इतने एतमाद से सरकारी वकील की जिरा का सामना कर रहा था कि मुझे उसकी मदद के लिए अपने मुंह से एक लफ्ज़ अदा करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि मकतूला इंतहाई हसीन और जमील औरत थी? वकील इस्तग़ासा ने अपनी खिजालत को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। मुलजिम ने मुतदिल अंदाज में कहा, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मेरा सुपरवाइज़र इदरीस एक खुशकिस्मत इंसान था कि कुदरत ने इसे सोफिया ऐसी दिलकश और दिलनशीन बीवी से नवाजा था। लेकिन इस गरीब की खुशकिस्मती को तुम्हारी हविस की नज़र खा गई। वकील इस्तग़ासा ने कड़वे लहजे में कहा, तुमने मकतूला को अपनी दौलत के जाल में फांसा और इसके हुस्न से मुस्तफ़ीद होते रहे, और जब पानी सर से ऊंचा होने लगा और मकतूला ने तुमसे मुतालबा किया कि तुम उसे अपनी कानूनी बीवी बना लो, तो तुमने अपनी साख और सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए रास्ते का पत्थर समझकर उसे हमेशा के लिए उठाकर मौत की गहरी खाई में फेंक दिया। आपकी ये थ्योरी मन गढ़ंत और बेबुनियाद है। मुलजिम ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आप अपने इस मौक़िफ़ को साबित करने के लिए आज़ाद हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि तुमने मकतूला को गोली मार जैसे पसमानदा इलाके से उठाकर तारिक रोड के एक फ्लैट में पहुंचा दिया था और गाहे बगाहे उसकी माली मदद भी करते रहते थे ताकि वो तुम्हारे एहसानात के नीचे दबती चली जाए? वकील इस्तग़ासा ने सपाट आवाज़ में पूछा, तुमने अपने जहन में मकतूला को शिकार करने का एक हविसनाक मंसूबा बना रखा था जिसमें बिलाखिर तुम कामयाब भी हो गए, मगर ऐन वक्त पर बाजी तुम्हारे खिलाफ चली गई, है ना? और मैं एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। मैं इसके काम से बहुत खुश था, मेरे मुवक्किल ने जवाब दिया, इसीलिए मैं इदरीस का ख्याल रखता था। बाकी तो जो कुछ अभी आपने कहा है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, वो सब किस्सा है, अफसाना है। तुम्हारी एक एक बदमाशी के सबूत हैं हमारे पास। वकील इस्तग़ासा ने खशमगी निगाह से मेरे मुवक्किल को घूरा, फिर मानदाना लहजे में सवाल किया, वक़ुआ के रोज़ यानी कि 15 मई की दोपहर तुम 2 और 4 बजे के दरमियान दुपट्टा गली वाले फ्लैट पर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ नहीं गया था। मुलजिम ने रसान भरे लहजे में कहा, तुम डनहिल सिगरेट पीते हो ना? वकील इस्तग़ासा ने पूछा। हाँ, ये मेरा ही ब्रांड है। पुलिस को चाय वक़ुआ से डनहिल का अधजला सिगरेट एशट्रे में पड़ा मिला था। वकील इस्तग़ासा ने तीखे लहजे में कहा, तुम इस बारे में क्या कहोगे? अगर कराची शहर में डनहिल सिगरेट पीने वाला सिर्फ एक मैं ही हूँ तो फिर यकीनन वो अधजला सिगरेट मेरा ही होगा। मुलजिम ने सादा से लहजे में कहा, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वक़ुआ की दोपहर में मकतूल के फ्लैट पर गया था, और इससे पहले ये साबित करने की जिम्मेदारी भी आप पर ही आयद होती है कि कराची के सिगरेट इम्पोर्टर्स सिर्फ मेरे लिए ही वो मखसूस ब्रांड डनहिल यहाँ मंगवाते हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? मुलजिम ने वकील सरकार को खदेड़ कर बंद गली में ला खड़ा किया था। उसने अपनी खिफ़त को छुपाते हुए मेरे मुवक्किल से चंद एक सरसरी नोयत के सवाल किए, फिर जज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मुलजिम से और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। वकील इस्तग़ासा के बाद उसूलन जिरा की मेरी बारी थी, लेकिन मैंने अपने मुवक्किल से कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसके बाद इस्तग़ासा के गवाहों को पेश किया जाना था। इस मौके पर मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, योर ऑनर, मैं इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने मुझे इजाज़त मरहमत फरमा दी। किसी भी केस में इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत इस्तग़ासा के एक गवाह जैसी होती है और इसे हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। ज़ेर समाअत केस का आईओ अली नवाज़ ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। अली नवाज़ जब विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ तो मैं इसके नज़दीक चला गया, फिर इसके चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया, आईओ साहब, इस वाक़े की इत्तला आपको किसने दी थी? मकतूला के शौहर इदरीस ने। उसने जवाब दिया, कितने बजे?
पुलिस के रोजनामचे के मुताबिक मकतूला के शौहर ने लगभग 8 बजे रात थाने फ़ोन करके अपनी बीवी की मौत की इत्तला दी थी। मैंने पूछा, और आप चाय वारदात पर कब पहुंचे थे? इस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। उसने बताया। 5-10 मिनट कम होंगे। आपने बकुआ पर क्या देखा? मैंने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। मकतूला सोफिया की लाश बेडरूम में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इंक्वायरी ऑफिसर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। लाश के इब्तिदाई मुआयने से मुझे पता चल गया कि मकतूला को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। बादशाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस अमर की तस्दीक भी कर दी थी। मैंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बड़ी तवज्जो से 3-4 मरतबा पढ़ा है। मैंने नीम तंज़ी अंदाज में कहा, मुझे तो कहीं भी ये लिखा नज़र नहीं आया कि मेरे मुवक्किल ने मकतूला का गला घोंटा था। क्या इस किस्म की इंकिशाफाती मालूमात प्याज के रस से लिखी गई थी क्या? और आपकी आंखों में माशाल्लाह 100 दर्जा सेंटीग्रेड से ज़्यादा की हिद्दत पाई जाती है क्या? मेरी बात सुनकर इंक्वायरी ऑफिसर के चेहरे पर उलझन के आसार पैदा हुए और वह अजीब से लहजे में बोला, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मोहतरम आईओ साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर प्याज को कुचलकर उसके रस से किसी कागज़ पर कुछ लिखा जाए तो वो किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन जब मज़कूरा कागज़ को आग के नज़दीक ले जाकर हिद्दत पहुंचाई जाए तो प्याज के पानी से लिखी गई तहरीर गोल्डन कलर में नुमायाँ हो जाती है। पिछले ज़माने में प्यार करने वाले इसी तरीके से लव लेटर्स लिखा करते थे। खैर, मैंने जरा देर थमकर एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, अब तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। वो खिजिल सा होकर बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कहीं भी मुलजिम का नाम दर्ज नहीं था, लेकिन वाक़याती शहादतें इसी की जानिब इशारा करती हैं। मसलन मैंने इसे तेज़ नज़र से घूरा, कौन से शवाहिद? एश ट्रे में मुलजिम के ब्रांड की अधजले सिगरेट की मौजूदगी। उसने जवाब दिया, मकतूला की चाय की प्याली और उसके मैदे में नशावर दवा के आसार का मिलना, और सबसे बढ़कर मकतूला का 3 माह से उम्मीद से होना। उसने दाद तलब नज़र से मुझे देखा और इजाफा करते हुए बोला, ये तमाम शवाहिद इस जानिब इशारा करते हैं कि वक़्वा के रोज़ मुलजिम एक ख़ास प्रोग्राम के तहत मकतूला की फ्लैट पर पहुंचा। उसने मकतूला की चाय में नशावर दवा मिला दी ताकि अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील में उसे किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस तरह मुलजिम के लिए हर मरहला आसान हो गया। उसने मकतूला को सहारा देकर बेडरूम में पहुंचाया, इसका गला दबाकर इसे मौत की नींद सुलाया और चुपचाप फ्लैट से निकल गया। माशाअल्लाह, आपने इस केस का चालान करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है आईओ साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। इसी नौयत की कहानी इस्तग़ासा की रिपोर्ट में भी पढ़ने को मिलती है, बल्कि वहाँ तो ये भी कयास किया गया है कि मकतूला ने मुलजिम को बताया कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इनके दरमियान खासी अहम गुफ्तगू भी हुई थी, जिसमें इदरीस के किसी काबिल न होने का भी जिक्र किया गया था। आपसे मेरा सादा सा मासूमाना सवाल ये है कि मैंने दानिस्ता टटोलती हुई नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर अली नवाज़ की आंखों में देखा और इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मेरा मुवक्किल इस तमाम यावगोई से इनकारी है और सोफिया अब इस दुनिया में मौजूद नहीं जो इससे तस्दीक की जा सके। आप ही मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताएं कि अंदर की बातें आप तक कैसे पहुंची थीं। हमारी मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया मकतूला का शौहर इदरीस है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। इसने हमें बताया है कि वो किसी काबिल नहीं है। इदरीस मुलजिम और मकतूला के गैर समाजी ताल्लुकात से वाकिफ़ हो गया था और इस इशू को लेकर इन मियाँ बीवी में अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। अभी ये तनाज़ा चल ही रहा था कि मुलजिम ने मकतूला की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो मकतूला के शौहर जिरह कर सकते हैं। वो तो मैं करूँगा ही, मैंने मजबूत लहजे में कहा। आप मुझे ये बताएं कि चाय बकुआ पर आपको मुलजिम की आमद का कोई ठोस सबूत मिला था? इसके ब्रांड का अचला सिगरेट, ये कोई माकूल सबूत नहीं है, मैंने किते कलामी करते हुए कहा। डैन हिल ब्रांड का अचला सिगरेट कोई भी शख्स मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए एश ट्रे में रख सकता है। इसने चमक कर पूछा, फिर आपको किस किस्म का सबूत चाहिए? चाय की प्यालियों पर या एश ट्रे पर या फ्लैट के दरवाज़ों के हैंडल्स पर या पूरे फ्लैट में किसी भी जगह मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे या नहीं? मैंने सख्त लहजे में पूछा।
میرے موکل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بقوا سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے مقتولہ کے فلیٹ پر گیا تھا اور وہ بھی ادریس کی موجودگی میں، لہٰذا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس فلیٹ کے کسی بھی حصے میں اس کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا ممکن نہیں تھا۔ آئیو نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو نفی میں حرکت دی اور بولا، ملزم بہت ہی شاطر اور چالاک شخص ہے۔ اس نے فلیٹ چھوڑنے سے پہلے ہر ممکنہ جگہ سے اپنی انگلیوں کے نشانات کو صاف کر دیا تھا، لیکن ہمیں دوپٹہ گلی میں ایک ایسا آئی وٹنس مل گیا تھا جس نے بقوا کے روز ملزم کو مقتولہ کے فلیٹ کے نزدیک دیکھا تھا۔ آپ پان فروش گلزار کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں نے آئیو سے سوال کیا۔ میں نے گلزار کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں دیکھا ہے۔ جی جی بالکل وہی، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، جب گلزار گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آئے گا تو میں اس کا مزاج پوچھ لوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آئیو صاحب، استغاثہ کے مطابق آپ نے 15 مئی کی رات 11 بجے ملزم کو اس کے بنگلے سے گرفتار کیا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں بات کو ادھورا چھوڑا تو اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، جی تو کچھ نہیں، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ گرفتاری کے وقت ملزم کے بنگلے میں کل کتنے افراد موجود تھے؟ صرف 3، اس کے لہجے سے تیقن جھلکتا تھا۔ ملزم، اس کی اہلیہ صبا حمدانی اور ان کا اکلوتا صاحبزادہ عقیل حمدانی۔ جب آپ ملزم کو گرفتار کر رہے تھے تو اس نے کس قسم کا لباس زیبتاً کر رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لائٹ براؤن سفاری سوٹ، آئیو نے جواب دیا۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تفتیشی افسر سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ جج نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 3 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اتنی مدت کے لیے کسی گواہ کو کٹہرے میں بلانا مناسب نہیں تھا، لہٰذا جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 ایسے گواہوں کو بھگتایا گیا جن کے بیانات میں مجھے کوئی دلچسپ چیز نظر نہیں آئی، لہٰذا میں ان کے ذکر سے صرف نگاہ کرتے ہوئے اگلے گواہ گلزار پان فروش کی طرف بڑھتا ہوں۔ گلزار کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک عام سی شکل و صورت والا پستہ کامش شخص تھا۔ اس کے ہونٹ اور دانت چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے کہ وہ پان بیچتا کم اور کھاتا سادہ ہوگا۔ گلزار نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ سوال و جواب کے لیے اس کے قریب چلا گیا اور ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم ناصر حمدانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح وکیل صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دے کر خاصے توانا لہجے میں بولا، پہچانتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ معزز، عدالت کو اس بندے کے بارے میں کچھ بتاؤ، وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے کہا۔ وکیل صاحب، یہ بندہ بہت بڑا سیٹ ہے، اس کی کپڑے کی ایک فیکٹری ہے، وہ کسی رٹو طوطے کے مانند فر بولنے لگا۔ ادھر دوپٹہ گلی کی ایک بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر اس کا ایک فلیٹ ہے اور اتفاق سے اسی بلڈنگ کے سامنے میرا پان سگریٹ کا ایک چھوٹا سا کیبن ہے۔ پھر تو اس بلڈنگ میں آنے جانے والے ہر شخص پر تمہاری نظر رہتی ہوگی۔ گواہ نے اثبات میں جواب دیا، جی وکیل صاحب، یہ بات تو تمہارے علم میں ہوگی کہ بقوا سے لگ بھگ 6 ماہ پہلے اس فلیٹ میں مقتولہ صوفیہ اور اس کا شوہر ادریس رہنے آ گئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا، اس کے بعد وہ بند فلیٹ آباد ہو گیا تھا۔ ایسا ویسا آباد جناب، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وکیل استغاثہ نے کریدنے والے لہجے میں کہا۔ جائے وقوع کے آباد ہونے کا ذکر کر کے تم ایسا منہ کیوں بنا رہے ہو؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں کوئی سنسنی خیز کہانی دکھائی دے رہی ہے۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، بتا دوں وکیل صاحب؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وکیل استغاثہ نے اصراری انداز میں کہا۔ تم اس عدالت میں بتانے کے لیے ہی آئے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا ہے، لہٰذا کوئی گڑبڑ نہیں۔ گواہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جلدی سے بولا، وکیل صاحب، مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا جناب؟ ٹھیک ہے، وکیل استغاثہ نے اسے گرین سگنل دیتے ہوئے فراخ دلی سے کہا، تو شروع ہو جاؤ۔ جناب، اس فلیٹ کی بھی عجیب قسمت ہے،
वकील इस्तग़ासा के गवाह गुलजार ने रटा रटाया सबक सुनाना शुरू कर दिया। या तो वो महीनों बंद रहता है और या फिर आबाद होता है, तो इसके साथ रंगीन दास्तानें मुंसलिक होना शुरू हो जाती हैं और इसकी सबब यही शख्स है। ज़रा देर को रुक कर उसने उंगली से मुलजिम की सिमत इशारा किया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। ये बंदा तबअन अय्याश है और अपनी खलीस मकासिद की तस्कीन के लिए यह हसीन और जमील औरतों को इस फ्लैट पर लाता रहता था और कभी कभार मकतूला जैसे किसी जोड़े को वो फ्लैट कुछ अरसे रहने के लिए भी दे दिया करता था ताकि इसका शौक़ पूरा होता रहे। मकतूला और उसका शौहर जो इस फ्लैट में आकर बसे, तो ये कोई पहला वाक़या नहीं था, लेकिन ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था जैसा मकतूला के साथ हुआ। किसी इंसान को मौत के घाट उतार देना कोई मामूली बात नहीं वकील साहब। वो एक छुरछुरी लेकर खामोश हो गया। माजी में इस फ्लैट यानी कि चाय वकुआ पर जो रंगीन संगीन खेल खेले जाते रहे, इनसे ज़ेर समाअत केस का कोई ताल्लुक नहीं है। वकील इस्तग़ासा ने गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, वकुआ के रोज़ तुमने जो कुछ देखा इसके बारे में अदालत को बताओ। जब से ये मियाँ बीवी दुपट्टे कली वाले फ्लैट में आकर बसे थे, मुलजिम हफ्ता 10 दिन में वहाँ एक चक्कर लगाता रहता था और वो भी ऐसे वक्त जब मकतूला का शौहर घर में मौजूद नहीं होता था। लेकिन आपने कहा है कि मैं सिर्फ वकुए वाले दिन तक महदूद रहूं, तो अर्ज़ है। पान फरोश अपना जुमला निहायत होशियारी से ड्रामाई अंदाज में पूरा करते हुए बोला, मैं इस रोज़ ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर वापस आया था। लगभग 2 सवा 2 का वक्त होगा। मैं अपने केबिन में आकर खड़ा ही हुआ था कि मुलजिम वहाँ पहुँच गया। उसने मुझसे डन हिल सिगरेट का एक पैकेट ख़रीदा और मोहतात अंदाज में दाएं बाएं देखने के बाद ये इस इमारत में दाखिल हो गया जिसके फर्स्ट फ्लोर पर मकतूला का फ्लैट था। मेरा मतलब है कि इस फ्लैट का मालिक तो मुलजिम ही था, लेकिन उसने मकतूला और उसके शौहर को रहने के लिए दिया हुआ था। तो मुलजिम की वापसी के बारे में क्या जानते हो? वकील इस्तग़ासा ने तेज़ आवाज़ में सवाल किया। ये कितने बजे वहाँ से रुखसत हुआ था? लगभग 3:45 बजे, गवाह ने जवाब दिया। वकील इस्तग़ासा ने जज को मुखातिब करते हुए जोशीले अंदाज में कहा, जनाब अली, गवाह गुलजार के बयान के मुताबिक मुलजिम वकुआ के रोज़ दोपहर 2:15 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक जाए वारदात पर मौजूद रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि मकतूला सोफिया की मौत 2 और 4 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी, यानी कि जिस दौरान में मुलजिम उसके साथ था। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि मकतूला की जिम्मेदारी मौत की सिर्फ़ और सिर्फ नासिर हमदानी पर आती है। इस दलाइल के साथ ही वकील इस्तग़ासा ने अपनी जरा मौकूफ़ कर दी। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुँच गया और गवाह की आंखों में देखते हुए मायना खेज़ अंदाज में कहा, एनी शाहिद साहब, माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम एनी या शाहिद नहीं बल्कि गुलजार है। वो मेरी बात काटते हुए बोला, बराए मेहरबानी आप मुझे मेरे सही नाम ही से मुखातिब करें। गुलजार की अहमकाना किता कलामी और नुक्ता एतराज़ के नतीजे में कमराए अदालत में मौजूद अफराद की बेसाख्ता हंसी निकल गई। मैंने बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल को संभाल लिया और गवाह की तरफ देखते हुए माजरत खाना अंदाज में कहा, सॉरी गुलजार साहब, अब ठीक है। वो इत्मीनान से गर्दन हिलाते हुए बोला, गुलजार साहब, माशाअल्लाह, आपने बला का हफ्ज़ा पाया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आपको जो सबक रटवा दिया जाए इसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद रखते हैं। मैट्रिक तो यकीनन आपने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया होगा। नहीं वकील साहब, वो मेरी बात को खाक भी न समझते हुए जल्दी से बोला, मैंने सिर्फ प्राइमरी तक ही तालीम हासिल की है। ये तो आपने इस मुल्क और इस कौम पर एहसान अज़ीम किया है कि अपनी तालीम को प्राइमरी के स्टैंड पर ही पार कर दिया। मैंने तन से लबरेज लहजे में कहा, अगर गलती से आप मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन कर लेते तो फिर आपने मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर फितना अंगेज़ी के नाकाबिले तोड़ रिकॉर्ड्स कायम कर देना थे। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? वो बिदके हुए अंदाज में मुझसे पूछने लगा। मैंने इस इस्तफसार को जूते की नोक पर मारते हुए इस्तग़ासा के गवाह से सवाल किया, जिस इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर मकतूला ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी, वहाँ कुल कितने फ्लैट हैं? बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर तो दुकानें हैं, इसके ऊपर इमारत के 3 फ्लोर्स हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर। उसने जवाब दिया, इस तरह इन 3 फ्लोर्स पर कुल 6 फ्लैट हैं। मतलब ये कि हर फ्लोर पर 2-2 फ्लैट एक दूसरे के आमने सामने।
मैं आपसे तुम पर उतर आया और कतरे सख्त लहजे में कहा, तुमने वकील इस्तग़ासा के एक सवाल के जवाब में मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताया है कि वक़ुआ के रोज़ मुलजिम 2:15 बजे दोपहर दुपट्टा गली वाली इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ था और 3:45 बजे वो बिल्डिंग से निकल गया था। तुमसे मेरा सवाल ये है कि क्या तुम गैब का इल्म रखते हो? नहीं जनाब, वो अपनी गर्दन को नफ़ी में झटकते हुए नीम एहतिजाजी अंदाज में बोला, मेरे पास कोई भी पुरस्रार इल्म नहीं है। वक़ुआ के रोज़ मेरी आंखों ने जो कुछ देखा मैंने वही बयान किया है। सिर्फ आंखों ने ना, मैंने तेज़ नज़र से इसे घूरा, पाँव ने तो नहीं ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने नारा मस्ताना बुलंद करते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, सादा लोग गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें ऐसी हरकतों से बाज रहने की तलकीन की जाए। बेग साहब, जज ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा, आपने इस्तग़ासा के गवाह से पाँव के हवाले से जो सवाल किया उसका ज़ेर समाअत कैसे कोई ताल्लुक़ निकलता है? ऐसा वैसा ताल्लुक़ जनाब आली, मैंने आंखें फैलाते हुए पुरएतमाद अंदाज में कहा, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दी होती तो मैं ऐसा ताल्लुक़ बरामद करता कि मेरे फाजिल दोस्त ने क्या कभी ऐसा सांप भी निकाला होगा। मेरी इस कारी चोट पर वकील सरकार जख्मी नाक की तरह मुझे तकने लगा। जज ने भारी भरकम आवाज़ में कहा, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर बेग प्लीज़ प्रोसीड फर्दर। मैंने फातिहाना नज़र से वकील मुखालिफ को देखा और इस्तग़ासा के गवाह से मुखातिब होते हुए सवाल किया, सिर्फ आंखें या पाँव भी? आप अपनी बात को आसान अल्फाज में समझा दें तो मेहरबानी होगी, गवाह ने मिन्नत रेज़ लहजे में कहा। ज़रूर, क्यों नहीं, मैंने तावुनामेज़ अंदाज में कहा, तुमने अपनी आंखों से वक़ुआ के रोज़ मुलजिम को इस बिल्डिंग में दाखिल होते और बाहर निकलते देखा था, यहाँ तक तो ठीक है ना? जी जी, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मैंने यही तो बताया है। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, मैंने बदस्तूर गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छी तरह सोचकर बताओ, वक़ुआ के रोज़ के हवाले से मुलजिम की दुपट्टा गली में आमद के बारे में तुम्हारी मालूमात सिर्फ आँख से देखने तक महदूद है या इसकी तस्दीक के लिए तुमने अपने पाँव को भी ज़हमत दी थी? मेरा मतलब है कि क्या तुमने मुलजिम के ताक़ुब में मज़कूरा बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर ये जानने की कोशिश की थी कि वो फर्स्ट फ्लोर वाले सोफिया के फ्लैट के अंदर ही गया था? गवाह के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मेरी वज़ाहत ठीक ठीक इसके भेजे में जाकर बैठ गई थी। उसने बिखरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, नहीं, मैंने बिल्डिंग के अंदर जाकर तो नहीं देखा था। फिर तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो कि वक़ुआ के रोज़ मुलजिम मकतूला वाले फ्लैट के अंदर ही दाखिल हुआ था? मैंने इस्तग़ासा के गवाह को आड़े हाथों लिया। इस बिल्डिंग में कुल 6 फ्लैट्स हैं, मुलजिम किसी और फ्लैट में भी तो जा सकता है। गवाह के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो नदामत भरे अंदाज में बगलें झाँकने लगा। मैंने जारिहाना अंदाज में पूछा, वक़ुआ के रोज़ जब तुमने मुलजिम को दुपट्टा गली वाली इस इमारत में आते हुए और जाते हुए देखा और तुमसे डनहिल सिगरेट का पैकेट खरीदते देखा तो उसने कौन सा लिबास पहन रखा था? चंद लम्हे सोचने के बाद उसने जवाब दिया, हल्के नीले रंग का शलवार कमीज़। मैंने अपनी जिरा को मौकूफ़ करते हुए जज से मुखातिब होकर कहा, जनाब आली, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। पान फरोश गुलजार के बाद ज़फ़र अली नामी एक शख्स को गवाही के लिए पेश किया गया। ज़फ़र अली एक फिलिंग स्टेशन पर काम करता था। इस्तग़ासा के मुताबिक मुलजिम ने वक़ुआ के रोज़ ज़फ़र अली वाले फिलिंग स्टेशन से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था। मज़कूरा पेट्रोल पंप तारिक रोड के नज़दीक वाक़ था। ज़फ़र अली एक अधेड़ शख्स था। जब उसका बयान हल्फी रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया और अपने गवाह से पूछा, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है? वकील इस्तग़ासा ने एक्यूज बॉक्स में खड़े मेरे मुवक्किल नासिर हमदानी की जानिब इशारा किया। इसी शख्स ने वक़ुआ के रोज़ अपनी गाड़ी में तुम्हारे फिलिंग स्टेशन से पेट्रोल भरवाया था? जी बिल्कुल, गवाह ने इस्बात में जवाब दिया। ये कितने बजे की बात है? इस वक्त 2 बजने वाले थे, उसने बताया। रात के या दिन के? वकील इस्तग़ासा ने पूछा। गवाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जनाब दिन के 2 बजे। जनाब अली, वकील इस्तग़ासा ने जज की तरफ मुड़ते हुए कहा, वक़ुआ की दोपहर मुलजिम ने लगभग 2 बजे ज़फ़र अली वाले फिलिंग स्टेशन से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया।
और 2:15 बजे ये जाए वकुआ पर पहुंचा। मुलजिम की इस कहानी में कोई दमखम नहीं कि ये वकुआ के रोज़ तारिक रोड की तरफ गया ही नहीं था। अपनी बारी पर मैंने इस्तग़ासा के गवाह ज़फ़र अली पर मुख्तसर सी जिरह पर इक्तफ़ा किया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया, क्या मुलजिम पाबंदी के साथ तुम्हारे फिलिंग स्टेशन से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया करता था? नहीं जनाब, कभी कभार, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। महीने में 2-3 बार। ओह, मैंने इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए कहा। फिर तो तुम मुलजिम की सूरत से अच्छी तरह वाकिफ़ होगे। जी हाँ, उसने फ़ख्र से सीना फुलाते हुए कहा। इसीलिए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वकुआ के रोज़ 2 बजे दोपहर मुलजिम ने अपनी गाड़ी में हमारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया था। हमारे पेट्रोल पंप? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। क्या तुम इस फिलिंग स्टेशन के मालकान में से हो? नहीं जनाब, हमारे का लफ्ज़ तो मैंने ऐसे ही इस्तेमाल कर दिया है। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, मैं तो इस पेट्रोल पंप पर जॉब करता हूँ। ज़फ़र अली, तुम्हारा दावा है कि तुम मुलजिम की सूरत आशना हो? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसका मतलब ये हुआ कि मुलजिम के लिबास पर भी तुम्हारी गहरी नज़र गई होगी। ज़रा इस अदालत को बताओ कि वकुआ के रोज़ जब मुलजिम तुम्हारे फिलिंग स्टेशन से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आया तो उसने किस किस्म का लिबास पहन रखा था? एक लम्हा सोचे बगैर उसने जवाब दिया, मलमल का सफ़ेद कुर्ता और कॉटन की सफ़ेद शलवार। बहुत खूब, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। फिर वकील इस्तग़ासा की जानिब देखते हुए इन अल्फाज में इजाफ़ा कर दिया, मेरे फाजिल दोस्त, ये एक अजीम इंकिशाफ है कि मेरा मुवक्किल अपनी गाड़ी में पूरा वार्डरोब लिए घूमता था। वकुआ के रोज़ अपने ऑफिस में उसने लाइट ब्राउन सफारी सूट पहन रखा था। इस्तग़ासा के गवाह ज़फ़र अली के बयान के मुताबिक पेट्रोल डलवाते वक्त मुलजिम ने सफ़ेद कुर्ता शलवार ज़ेब तन कर रखा था और इस्तग़ासा के दूसरे गवाह गुलजार पान फरोश ने थोड़ी देर पहले मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि जब मुलजिम उसके केबिन पर पहुंचा तो वह हल्के नीले रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस था। वाज़ेह रहे कि पेट्रोल डलवाने और डैन हिल सिगरेट का पैकेट खरीदने के बीच 20-25 मिनट ही का फ़र्क है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अली नवाज़ ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो वो लाइट ब्राउन सफारी सूट में था, यानी ऑफिस वाले लिबास में। सुभान अल्लाह, मैंने तन से भरपूर एक कारी वार किया। वकील इस्तग़ासा की समझने की सलाहियत को मैंने लहूलुहान कर दिया था। कबल इसके कि वो जवाब में कुछ कहता, मैं बड़ी होशियारी से गवाह ज़फ़र अली की तरफ मुतवज्जा हो गया। ज़फ़र अली, मैंने इसे मुखातिब करते हुए तीखे अंदाज में सवाल किया, तुम इसके बात के गवाह हो कि वकुआ के रोज़ दिन में कमोबेश 2 बजे मुलजिम ने तुम्हारे फिलिंग स्टेशन से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था? वकुआ के रोज़ तो बहुत कुछ हो चुका। तुमसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस रोज़ मुलजिम ने मलमल के सफ़ेद कुर्ते और कॉटन की सफ़ेद शलवार में मलबूस दोपहर 2 बजे तुम्हारे फिलिंग स्टेशन से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उस दिन किस महीने की कौन सी तारीख थी? जी, वो हमरनकों की तरह मुंह खोलकर मेरी शक्ल देखते हुए अजीब से लहजे में बोला, ये तो मुझे मालूम नहीं। माशाअल्लाह, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, लगता है कि गुलजार की तरह तुमने कोचिंग क्लासेस में दिल लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तुम्हारा सबक अभी कच्चा है। इसके साथ ही अदालत का मखसूस वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 3 हफ्ते बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। इस पेशी पर मकबूल कौरी भी अदालत में मौजूद था। हम कमरा अदालत से बाहर आए तो कौरी ने मुझसे कहा, बेग साहब, आज की अदालती कार्रवाई बड़ी जानदार रही है। आपने इस्तग़ासा की मजबूत दीवार में अच्छी खासी दरारें डाल दी हैं। कौरी साहब, ये काम बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, मैंने इसके साथ चलते हुए कहा। ये दरारें अंदर ही अंदर इस्तग़ासा की दीवार को कमज़ोर कर देंगी। फिर जब मैं फाइनल पुश दूंगा तो ये दीवार धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाएगी। शायद इसी किस्म की सिचुएशन के लिए कहा जाता है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैंने कहा। पार्किंग लॉट तक मकबूल कौरी मेरे साथ ही आया। हमारे दरमियान आइंदा के लाहे अमल पर बात हुई। फिर हमने अपनी अपनी राह ली।
आइंदा पेशी पर कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई न हो सकी। इस तकाज़ा की जानिब से 3 ऐसे गवाह अदालत में पेश किए गए जिनके बयानात में चौंका देने वाली कोई बात नहीं थी। ये तमाम वो लोग थे जिनके ज़रिए वकील इस्तग़ासा अदालत के सामने मुल्ज़िम को एक रंगीन मिजाज और अय्याश तबे साबित करने की सही में मसरूफ़ था, और मुझे इस केस के इस गोशे की ज़रा सी भी फ़िक्र या परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे हाथ में तुरुप का ग़ुलाम और इक्का मौजूद था। इन दोनों पत्तों के होते हुए मुझे किसी दुश्मन का डर या खौफ नहीं था। मैं जब चाहता इन कार्ड्स को इस्तेमाल करके बाजी को अपने हक में पलट सकता था, और ये मौका मुझे आइंदा पेशी पर मिल गया। मंजर इसी अदालत का था, और गवाहों वाले कटहरे में इस्तग़ासा का सबसे अहम गवाह और मकतूला का शौहर इदरीस खड़ा था। इदरीस की उम्र 40 साल थी। वो दरमियाने कद और गंदमी रंगत का मालिक एक घुंघराले बालों वाला शख्स था। उसके चेहरे की सबसे ख़ास बात यह थी कि उसकी भवें खासी घनी और सेहतमंद थीं, और पेशानी के वसत में दोनों भवों के बीच इतना कम फासला था कि बादियों नज़र में वो आपस में मिली हुई दिखाई देती थीं। इदरीस ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तग़ासा जिरह के लिए विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और अपने मोअज़्ज़िज़ गवाह को बड़े एहतराम से मुखातिब करते हुए कहा, आपकी बीवी के साथ जो वाक़या पेश आया उसका मुझे दिली अफसोस है। जो होना था वो तो हो चुका वकील साहब, गवाह ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस अंधोनाक वाक़ये को लेकर मेरे दिल पर क्या गुज़र रही है। जाहिर है जहाँ आग रोशन हो तपिश भी वहीं पर महसूस की जा सकती है। वकील इस्तग़ासा ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, अल्लाह आपको सब्र और सुकून अता फरमाए। वकील साहब, मुझे सब्र, सुकून और करार तो उसी वक्त नसीब होगा जब ये मरदूद शैतान इस अदालत से करारे वाकई सज़ा पाएगा। उसने कहर आलूद निगाहों से मुल्ज़िम की तरफ देखा और नफ़रत भरे लहजे में इजाफ़ा करते हुए बोला, इस बज़ात ने मेरे एतमाद का खून किया है। मैं तो इसे फ़रिश्ता सिर्फ इंसान समझता था, और ये क्या निकला, हविसनाक भेड़िया, पीठ में खंजर घोंपने वाला मुनाफिक। अब हौसला रखें इदरीस साहब, वकील इस्तग़ासा ने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। इस अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा, आपका मुजरिम यहाँ से सीधा जेल जाएगा। बस जनाब, इस्तग़ासा का गवाह और मकतूला का शौहर इदरीस जज की जानिब देखते हुए बोला, मेरी आखिरी उम्मीद यह अदालत ही तो है। मेलोड्रामा मुनासिब मिक़दार में प्ले हो चुका तो वकील इस्तग़ासा ने अपने गवाह से मुखातिब होते हुए कहा, इदरीस साहब, मुझे आपसे चंद ऐसे सवालात पूछना है जिनके जवाबात देते हुए यकीनन आपको अज़ियत से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी और इस पेशे का तकाज़ा है। उम्मीद है कि आप भरपूर ताउन करेंगे। मैंने अपनी अज़ीज़ अज़जान शरीक हाथ को गंवाया है। वो अलमनाक आवाज़ में बोला, ये इतना बड़ा नुकसान है कि इसके सामने हर दुख और हर तकलीफ़ फीकी पड़ जाती है। आपको जो भी पूछना है वो पूछें, मैं सह लूँगा। आपको इस बात का कब पता चला था कि मकतूला आपसे बेवफ़ाई की मुर्तकिब हो रही है? वकील इस्तग़ासा ने धीमे लहजे में पूछा। बेवफ़ाई का लफ्ज़ इस मासूम के लिए मुनासिब नहीं होगा वकील साहब, गवाह ने ज़ख्मी लहजे में फरियाद की। सोफिया तो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली थी, बिल्कुल एक बच्चे के मानिंद। वो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। इसे बहकाने वाला यही खबीस शख्स है। इसने ग़ज़बनाक अंदाज में मेरे मुवक्किल नासिर हमदानी की तरफ इशारा किया। इस शैतान ने बहला फुसलाकर मेरी सोफिया को अपने बस में कर लिया था। वो इस कमीने की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी, जिसके नतीजे में इस बेचारी मासूम ने अपना सब कुछ गंवा दिया, हत्ता कि खुद को भी। बात के इख्तिताम पर गवाह मुज़महिल और शकस्ता दिखाई देने लगा। वकील इस्तग़ासा ने अपने सवाल को बांदाज़े दिगर दोहराया, इदरीस साहब, मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि ये बात कब आपके इल्म में आई कि मुल्ज़िम ने आपके एतमाद का खून कर दिया है? वक़ुआ से लगभग 2.5 माह पहले, गवाह ने ख़्वाबनाक अंदाज में बोलना शुरू किया। मैं दिल ही दिल में इसकी अदाकारी पर दाद दिए बिना न रह सका। वो चेहरे पर अज़ियत को सजाए और आंखों में दर्द बसाए कह रहा था, एक रोज़ सुबह के वक्त सोफिया बड़े ख़तरनाक अंदाज में उल्टियाँ करने लगी। मुझे इसकी फ़िक्र हुई और मैंने इसे मुनासिब दवा दिला दी, लेकिन उल्टियों वाला मामला यहीं पर थमा नहीं, बल्कि ये सिलसिला दराज होता गया। मैंने सोफिया को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की,
और बात की तो उसने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि वो दवा खा तो रही है, खुद ही ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और आपने मकतूला की हर बात का यकीन कर लिया? वकील इस्तग़ासा ने हैरत भरे लहजे में इस्तफ़सार किया। मैं तो सोफिया की हर बात का यकीन कर लिया करता था, वो आम से लहजे में बोला। उसने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। वो मेरे हर राज से वाकिफ़ थी और हंसी खुशी मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। वकील इस्तग़ासा ने एक ख़ास ज़ाविये से अपने अल्फाज को गवाह के मुंह में डालने की कोशिश करते हुए मक्कारी से सवाल किया। अपनी बीवी की कैफियत को देखते हुए क्या एक बार भी आपके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि खैर से आप बाप बनने वाले हैं? जी नहीं, उसने पूरी कतईयत से जवाब दिया। मैं इस अंदाज में भूल कर भी नहीं सोच सकता था। इसका कोई ख़ास सबब? आप मुझे भरी अदालत में क्यों जलील करना चाहते हैं वकील साहब? उसने खफगी आमेज लहजे में कहा। मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दे चुका हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि कुदरत ने मेरे नसीब में औलाद लिखी ही नहीं है। आई एम सॉरी इदरीस साहब, माजरत के जुलू में वकील इस्तग़ासा ने अपनी शरारत का अमल जारी रखते हुए कहा। आपने अपने मेडिकली अनफिट होने की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट जमा करा रखी है, लेकिन सवाल करना मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं एक बार फिर माजरत चाहूँगा कि मैंने आपकी ज़िंदगी के इंतहाई नाजुक पहलू को छेड़ा है। इसे आपकी दिल आज़ारी करना हरगिज़ मकसूद नहीं था। कोई बात नहीं वकील साहब, वो यतीमियत भरे लहजे में बोला। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी हवाले से मजबूर है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 10 मिनट तक वकील इस्तग़ासा ने अपने गवाह से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते रहा, जिससे ये साबित करना मकसूद था कि मुल्ज़िम एक हाविस परस्त और नाकाबिले भरोसा शख्स था। उसने मकतूला की सादगी और मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपनी अय्याशी की तस्कीन की थी, और जब मकतूला ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो मुल्ज़िम ने उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, वगैरह वगैरह। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया। जिस स्टूडेंट ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर रखा हो, वो टीचर का सामना करने से हिचकिचाता है और ना ही घबराता है। मैंने भी इस्तग़ासा के हवाले से खुसूसन मकतूला के शौहर की ज़ात से मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी, लिहाजा आज का दिन मेरा था। मैंने भाग दौड़ करने के बाद इदरीस की कुंडली निकाल कर उसके माजी और हाल को मुकम्मल तौर पर अपने जहन में महफूज कर लिया था, और इस सनसनीखेज़ मालूमात की रोशनी में मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इसके मुस्तक़बिल का तयन करने वाला था। अदालती कार्रवाई के दौरान में मेरी ये मेहनत आप पर कमाहक़्क़ा खुल जाएगी। इदरीस साहब, पहले तो इस बात का अफसोस कि आपकी बीवी को किसी शकीउल क़ल्ब शख्स ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। मैंने बड़े धीमे अंदाज में जिरह का आगाज़ करते हुए कहा। आपका इज़हारे अफसोस मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता वकील साहब, वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। आप तो इस मनहूस दरिंदे को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी सूफिया की बर्बादी और मौत का जिम्मेदार है। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, इस मुकदमे का फैसला मैंने करना है और न ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। इस काम के लिए एक फाइनल अथॉरिटी कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान है। दोनों जानिब के वकील तो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। बहरहाल आपने इस केस के चालान की तैयारी में पुलिस की बहुत ज़्यादा मदद की है। आप गोया पुलिस को अंधी गली से निकाल कर रोशन मैदान में ले आए हैं। मैं समझा नहीं, उसने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। इन सारी बातों से आपका आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब रफ्ता रफ्ता आप पर वाज़ेह होता चला जाएगा, अगर आपने मेरे सवालात को तवज्जो से सुना और पूरी दयानतदारी से इनका जवाब भी दिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, किसी नौयत की गलत बयानी करने या मुझसे हक़ाइक़ से दूर रखने की कोशिश आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मैं भला दरो कोई से काम क्यों लूँगा? वो खफगी आमेज़ अंदाज में बोला। मैंने अब तक जो भी कहा है वो 100% सच पर मबनी है। चलें तजुर्बा करके देखते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, और फिर पूछा, वक़ुआ के रोज़ आप कितने बजे अपने घर पहुँचे थे? उसने नपा तुला जवाब दिया, इस वक्त शाम के 7:45 बज रहे थे। फ्लैट का दरवाज़ा आपने खुद ही खोला था या आपकी बीवी ने?
मैंने इसे चक्कर देने के लिए ऐसा सवाल किया था, मगर उसने बड़ी होशियारी से मेरी कोशिश को नाकाम बनाते हुए तेज लहजे में कहा, आप भी कमाल करते हैं वकील साहब। सोफिया की मौत तो दिन में 2 और 4 बजे के दरमियान वाक़ हो चुकी थी। वो शाम में मेरे लिए भला दरवाज़ा कैसे खोल सकती थी? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर के अंदर दाखिल होने से पहले ही आपको ये बात मालूम थी कि आपकी बीवी को कत्ल कर दिया गया है? मैंने इस पर एक और वार किया। नहीं, वो खासा सख्त जान साबित हो रहा था। एक बार फिर इसने मेरे हमले को पसपा करते हुए जवाब दिया। सोफिया की मौत के बारे में मुझे घर के अंदर दाखिल होने के बाद पता चला था, जब मैंने इसे बेडरूम में मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़े देखा था। सोफिया की मौत का यकीन हो जाने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया था? मैंने इसे दीगर जावियों से खींचना शुरू किया। मैंने फ़ौरन मुतालिका थाने को फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी थी। उसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक आपने बकुआ के रोज़ लगभग 8 बजे रात पुलिस स्टेशन फ़ोन करके अपनी बीवी की मौत के बारे में बताया था। मैंने अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए कहा, पुलिस 8:50 पर आपके घर पहुंच गई थी और इसी रात 11 बजे मुलजिम को उसके बंगले वाक़े डिफेंस सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया गया था। इन बातों की तस्दीक इस केस के आईओ ने भी की है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, क्योंकि यही हकीकत है। क्या आपने खुद अपनी आंखों से मुलजिम को मकतूला का गला दबाते देखा था? मैंने पूछा। नहीं, उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। मैं तो उस वक्त फैक्ट्री में अपना काम कर रहा था। ठीक हो गया, मैंने रसान भरे लहजे में कहा। फिर इस तकाज़ा के गवाह के गिर्द अपना घेरा तंग करते हुए सवाल किया, आपने अपनी आंखों से मुलजिम को कत्ल करते नहीं देखा, लेकिन जब पुलिस ने मौके की कार्रवाई के दौरान में आपसे पूछताछ की तो आपने इनका काम आसान कर दिया। आपकी निशानदही पर पुलिस ने मुलजिम को उसके बंगले पर से अपनी हिरासत में ले लिया। इससे 2 बातें निकल कर सामने आती हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, नंबर 1, आपकी मुलजिम से बड़ी खास दुश्मनी थी, इसीलिए आप इसे अपनी बीवी के कत्ल में मुलविस करना चाहते थे। नंबर 2, आपको मकतूला और मुलजिम के दरमियान पकने वाली खिचड़ी की खुशबू ने बहुत कुछ समझा और दिखा दिया था। इन 2 में से कौन सी बात दुरुस्त है? मेरी और मुलजिम की दुश्मनी का क्या सवाल? वो जल्दी से बोला, मैं मुलाजिम और वो मालिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा ऑप्शन ही सही है। मैंने जवाब तलब नज़र से गवाह को देखा। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो बहुत कुछ समझे बैठा हूँ इदरीस साहब, मैंने मायनाखेज़ अंदाज में कहा, लेकिन मेरे कुछ समझने से बात नहीं बनेगी। अदालत आपकी ज़बान से सुनना चाहती है। आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं कि आप मकतूला और मुलजिम के बाहमी ताल्लुकात के बारे में क्या कुछ जान चुके थे। जब मकतूला की मौत वाक़ई हुई थी तो आपको ऐसा क्यों लगा कि उसकी ज़िंदगी के चिराग को गुल करने वाला नासिर हमदानी ही होगा? मैंने गवाह के मौक़िफ़ के लिबादे में रहते हुए अपने मतलब का इस्तफ़सार कुछ इस अंदाज से किया था कि वो मेरी चाल में आ गया। उसने वकील इस्तग़ासा और जज को बारी बारी देखने के बाद अपनी तवज्जो मुझ पर मबज़ूल कर दी और गहरी संजीदगी से बताने लगा। उसका अंदाज़ बड़ा मुतासिर कुन था। जब मैंने सोफिया को उल्टियाँ करते देखा तो इसी वक्त मेरा माथा ठनक गया था। मैंने अपने जहन में उठने वाले शक के बारे में सोफिया को कुछ नहीं बताया और निहायत ही खुफिया अंदाज में उसकी निगरानी शुरू कर दी। जल्द ही मैंने अपनी बीवी की चोरी पकड़ ली और इसमें मैं कामयाब हो गया। मैं जानता था कि इस मामले में सोफिया का ज़्यादा कसूर नहीं था। एक तो मैं इसके काबिल नहीं था, दूसरे वो बेवकूफ़ी की हद तक सीधी थी। मेरी नाअहली और सोफिया की मासूमियत से मुलजिम ने भरपूर फ़ायदा उठाया। गोया वो इस खबीस को तो बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया था। मैं सोफिया के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए जिस अज़ियत से गुज़र रहा हूँ, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है वकील साहब। कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। मुझे आपकी ज़हनी कैफियत का बखूबी एहसास है इदरीस साहब, मैंने इसके मसनूई ज़ख्मों पर मरहम लगाते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा। मैं इस हवाले से आपसे मज़ीद पूछताछ नहीं करूँगा, बस आप मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, इसके बाद मैं मौज़ू तब्दील कर दूँगा। ये भी मेरी एक सोची समझी चाल थी। मैं भला इस
इस टॉपिक की जान कैसे छोड़ सकता था जो जल्द या बदेर मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने वाला था। कौन सा आखिरी सवाल वकील साहब? उसने सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए पूछा। जब आप इस जहरीली हकीकत से आगाह हो गए थे कि मुलजिम आपकी बीवी को बरगलाकर बेराह रवी की दुनिया में ले गया है, तो फिर आपने मुलजिम और इसकी फैक्ट्री और इसका दुपट्टा गली वाले फ्लैट को खुदा हाफिज क्यों नहीं कह दिया था? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर दरियाफ्त किया। मैंने बिल्कुल इसी अंदाज में सोचा था। वो एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए बोला, मैंने इस रिपोर्ट से जान छुड़ाने का पक्का फैसला कर लिया था ताकि मैं अपनी सोफिया को महफूज कर सकूं। मैंने तो एक दूसरी फैक्ट्री में नौकरी भी तलाश कर ली थी, मगर वो लम्हे भर को रुका और फिर भर्राई हुई आवाज़ में अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, काबिल इसके कि मैं अपने इस जुर्रतमंदाना इक़दाम का बाकायदा ऐलान करता। ये अंधोनाक वाक़या रूनुमा हो गया। बात के इख्तिताम पर वो अपनी आंखों में उतर आने वाली नमी को हाथ की पुश्त से साफ करने लगा। मुझसे ज़्यादा भला उससे कौन जान सकता था कि उसने ये आंसू किसी मगरमच्छ से उधार लिए थे। इदरीस साहब, क्या आप स्मोकिंग करते हैं? मैंने अपने वादे की खाना पूरी करते हुए दोस्ताना अंदाज में सवाल किया। ना जी, वो इस तरह बिदका जैसे मैंने किसी निजिस चीज़ का नाम ले लिया हो। मैं तो सिगरेट को हाथ लगाने से भी परहेज़ करता हूँ। मुझे कैंसर में मुब्तला होकर मरने का शौक़ नहीं है। वेरी गुड। मैंने तारीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा। तो गया आप इस फार्मूले पर अमल करते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है? जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। अच्छी बात है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस्तफसार किया। तो फिर पक्का है ना? कब क्या? वो लुकनज़दा लहजे में बोला। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? मैंने जल्दी से कहा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि आप स्मोकिंग नहीं करते ना, और सिगरेट को भी छूना तक पसंद नहीं करते। जी हाँ जी हाँ, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। आपको मुलजिम की फैक्ट्री में काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? मैंने अपनी जिरह की रफ्तार को बढ़ाते हुए गवाह से सवाल किया। कमोबेश 8 साल, उसने बताया। आपने थोड़ी देर पहले मेरे एक सवाल के जवाब में बताया है कि जिस वक्त आपकी बीवी की मौत वाक़ई हुई, आप फैक्ट्री के अंदर अपने काम में मसरूफ़ थे। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या आपके इस जवाब को लॉक कर दिया जाए? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। क्या मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट देख सकता हूँ? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। वो इस केस की फाइल में लगी हुई है, इसने हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में कहा। आप चाहें तो देख सकते हैं। मन में चाहत जागी है, इसीलिए तो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, मैंने शाइस्ता अंदाज में कहा। लेकिन इसके लिए आपकी इजाज़त भी ज़रूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी ज़ात के एक इंतहाई हसास शोबे से मुतालिक है। जी आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, उसने कहा। मैं मज़कूरा रिपोर्ट के बारे में इल्म रखता था। मैंने दानिस्ता इस रिपोर्ट की कापी हासिल करने के लिए कोई तगोदो नहीं की थी। मैंने इस मामले को ड्रॉप सीन के लिए रख छोड़ा था और अब इसका दुरुस्त वक्त आन पहुंचा था। इस रिपोर्ट की हकीकत को मंजर आम पर लाना ज़रूरी हो गया था। मैंने जज से दरख्वास्त की, जनाब आली, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत को कोई एतराज़ ना हो तो मैं इस्तग़ासा के गवाह मक़तूला के शौहर की नाअहली की रिपोर्ट को एक लम्हे के लिए सूंघना चाहता हूँ। इदरीस के सामने मैंने रिपोर्ट को देखने की बात की थी, जबकि जज से मैं मज़कूरा रिपोर्ट को सूंघने की बात कर रहा था। मेरी इस अनोखी फरमाइश पर जज ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि चुपचाप वो रिपोर्ट मेरे हवाले कर दी। लेकिन वो वकील मुखालिफ ही क्या, जो ऐसे मौके पर ना बोले, उसके पेट में मरोड़ ना उठे। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तग़ासा तेज़ आवाज़ में चिल्लाया। मेरे फासिल दोस्त बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। किसी चीज़ की तफ्तीश और तलाश के दौरान में सूंघने का काम अमूमन इंसान तो नहीं किया करते। वकील सरकार ने मुझ पर बड़ी गहरी चोट लगाई थी, लेकिन मैंने उसके वार को खंदा पेशानी की ढाल पर रोका और ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे फासिल दोस्त, मैं कुछ भी आपसे छुपा कर नहीं करने वाला। अभी भरी अदालत में ये फैसला हो जाएगा कि इंसान जब सूंघने की ठान ले तो फिर बड़े बड़े तुर्रम खानों को सांप सूंघ जाता है। मेरे इस मुंह तोड़ जवाब पर वकील इस्तग़ासा खिजिल सा होकर रह गया। मैं इसकी खजालत की परवाह किए बगैर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अदालत में मौजूद तमाम अफराद की
निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने वाक़ियतन इस बोगस रिपोर्ट को पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की और अपने दावे के मुताबिक इसे महज सरसरी अंदाज में सूंघने के बाद ये ऐलान कर दिया, जनाब अली, ये 100% नकली रिपोर्ट है जो गवाह ने मखसूस रकम खर्च करके बनवाई है। आप इतने दावे से ये बात किस तरह कह सकते हैं? जज ने हैरत भरी लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। जनाब अली, मैंने इस जाली रिपोर्ट को हवा में लहराते हुए ठोस अल्फाज में कहा। इस रिपोर्ट की पेशानी पर छपे हुए नाम के मुताबिक इस तगासा के गवाह और मकतूला के शौहर इदरीस ने अपनी मर्दानगी और अहलियत जांचने के लिए मून लेबॉर्ट्रीज से अपना टेस्ट करवाया था। मज़कूरा लेबॉर्ट्री के नाम के साथ ही उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी प्रिंट है। यहाँ पर मैं 2 बातें करना चाहूँगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात को तकमील के मरहले से गुजारते हुए कहा, मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से इल्तमास है कि वो मून लेबॉर्ट्रीज़ के किसी ज़िम्मेदार शख्स को यहाँ बुलाकर इस रिपोर्ट की तहकीक करें और यह हकीकत जांचने की कोशिश करें कि मैं 110% दावे के साथ कहता हूँ कि मज़कूरा लेबॉर्ट्री के रिकॉर्ड में दूर दूर तक इस रिपोर्ट का सुराग नहीं मिलेगा, क्योंकि गवाह ने नज़रिया ज़रूरत के तहत ये रिपोर्ट बाला ही बाला तैयार करवाई है, लिहाजा लेबॉर्ट्री के रिकॉर्ड में इसका इंदराज कहीं नहीं होगा। आपकी तजवीज़ माकूल है वकील साहब, जज ने असबात में कहा। ऐसा किया जा सकता है। और आपकी वो दूसरी बात? योर ऑनर, मैंने खंखार कर गला साफ करते हुए कहा, किसी शौहर की अहलियत को जांचने के लिए इसकी बीवी का बयान ही काफ़ी और हतमी होता है। आपकी बात में पसंद है वकील साहब, जज ने मेरे फ़लसफ़े में दिलचस्पी लेते हुए कहा, लेकिन इस तगासा के गवाह की बीवी तो मनो मट्टी ओढ़कर सो रही है। इसे गवाही के लिए अदालत में नहीं लाया जा सकता, लिहाजा हमें मून लेबॉर्ट्रीज़ के किसी ज़िम्मेदार शख्स की गवाही से काम चलाना पड़ेगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैंने जज की तरफ देखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? जज ने उलझनज़दा अंदाज में कहा, जनाब अली, मेरे फाजिल दोस्त मकतूला सोफिया को ज़िंदा करने की बात कर रहे हैं। वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा, हम तो आज तक यही समझते रहे कि मौसूफ सिर्फ वकालत ही करते हैं, मगर ये तो मुर्दों को जिलाने के दावे भी कर रहे हैं। जज ने वकील इस्तग़ासा की बात पर ध्यान नहीं दिया। बेग साहब, इसका फोकस मुझ पर ही था। कुछ अंदाज़ा है कि आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं? अंदाज़ा है जनाब अली, इसीलिए तो अपने कदमों पर खड़ा हुआ हूँ, वो भी कदम जमा कर। मैंने चटानी लहजे में कहा, मतलब ये कि आप मकतूला सोफिया को गवाही के लिए अदालत में पेश कर सकते हैं? मैंने मकतूला सोफिया का कहीं नाम नहीं लिया। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैंने शौहर की बीवी का जिक्र किया है। सूरत हाल यकायक सनसनीखेज़ और दिलचस्प हो गई थी। वकील इस्तग़ासा मुझे ऐसी नज़र से देख रहा था जैसा मेरा दिमाग चल गया हो। जज ने हद दर्जा हैरत भरे लहजे में कहा, बेग साहब, इस वक्त अदालत में इस्तग़ासा के गवाह इदरीस की मेडिकल रिपोर्ट ज़ेर बहस है, जिसकी बीवी सोफिया को मौरिख़ा 15 मई को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 110%। आई एग्रीड योर ऑनर, मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा, लेकिन मकतूला सोफिया इदरीस की दूसरी बीवी थी। ओह, जज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवाह ने इससे पहले भी कोई शादी कर रखी थी? जी सर, यही हकीकत है, मैंने इस बात में जवाब दिया। आज से लगभग 5 साल पहले इस तगासा के गवाह इदरीस ने अनीला नामी एक औरत से पहली शादी की थी, जो बदकिस्मती से महज 1.5 साल चल निकली। अनीला ज़बान की तेज़ और गवाह की वालदा आतिश मिजाज, सास बहू में हर रोज़ एक लड़ाई लाजमी थी। बिलाखिर गवाह ने अपनी वालदा की जिद से मजबूर होकर अनीला को तलाक दे दी। अनीला से गवाह का एक बेटा भी पैदा हुआ था, जो माँ के पास रह गया था। अब तो गवाह की वालदा भी इस दुनिया में बाकी नहीं रही, लेकिन अनीला और उसका बेटा जिंदा सलामत हैं। मैंने बहुत मिन्नत खुशामद करके अनीला को गवाही देने के लिए आमादा किया है। मैंने इसे समझाया है कि जिस शख्स के हाथों इसकी ज़िंदगी एक तमाशा बनकर रह गई थी, आज उसकी असलियत का भांडा फोड़कर वो अपने दिल का गुबार निकाल सकती है।
वो मेरी बात मानने को तैयार हो गई। इस वक्त अनीला अपने बेटे के साथ कमरा अदालत के बाहर मौजूद है। जज ने फौरी तौर पर अनीला को गवाही के लिए तलब कर लिया। आइंदा 15 मिनट में अनीला ने सच बोलने का हलफ उठाया। इसके बाद मेरी तमाम बातों की तस्दीक करते हुए मकतूला के शौहर इदरीस की ऐसी कमतेसी करके उसने रख दी। इस दौरान में इस तकाज़ा का सबसे अहम गवाह गर्दन झुकाए विटनेस बॉक्स में चुपचाप खड़ा था। जब अनीला पर मेरी जिरा मुकम्मल हो चुकी तो मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब आली, हकीकत रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। आप बस मुझे इस तकाज़ा के गवाह और मकतूला के शौहर से सिर्फ 2 अहवाल पूछना है। इसके बाद खेल ख़त्म और दुकान बंद। मुझे भी गवाह से कुछ पूछना है, जज ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन पहले आप अपनी जिरा मुकम्मल कर लें। पल पर रंग बदलती सूरत हाल ने वकील इस्तग़ासा की ज़बान दराज पर गोया आहनी कुफल डाल दिया था। उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मैंने वकील मुखालिफ पर एक फातिहाना नज़र डाली, फिर इस्तग़ासा के गवाह से मुखातिब होते हुए कहा, तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे अदालत के रूबरू इस बात का इकरार किया है कि तुम्हें सिगरेट नोशी से शदीद नफरत है, हत्ता कि तुम सिगरेट के पैकेट को छूना भी पसंद नहीं करते। मैंने बड़े जारहाना अंदाज में कहा। आप जनाब की तकल्लुफ़ात को बालाए ताक रखते हुए मैंने कहा, मौरख़ा 15 मई यानी कि वक़ुआ के रोज़ सुबह के वक्त 9-10 बजे के करीब नौरस चौरंगी के नज़दीक तुमने एक पान सिगरेट की दुकान से डनहिल सिगरेट का एक पैकेट ख़रीदा था। क्यों, किस लिए? मैंने ख़रीदा था, वो फंसी हुई आवाज़ में बोला। मैंने तो नहीं ख़रीदा था, वो फंसी आवाज़ में बोला। शौकत अली नामी सिगरेट फरोश से मेरी तफसीली बात हो चुकी है, मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुमने आए बाएं शाये की तो मैं शौकत अली को गवाही के लिए यहाँ भी ला सकता हूँ। वो थूक निगलते हुए कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। इस सिगरेट फरोश को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। तुमने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि वक़ुआ के रोज़ दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे के दरमियान तुम हमदानी टेक्सटाइल्स की हदूद के अंदर मौजूद थे और काम में मसरूफ़ थे। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, जबकि मैं साबित कर सकता हूँ कि लगभग 3:30 बजे तुम शेरशाह के एक कबाड़िए की दुकान में मौजूद थे। इस दुकान के मालिक का नाम सेठ सत्तार है। क्या तुम इस सवाल के बारे में भी यही कहोगे कि सेठ सत्तार को तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है? नहीं, मुझे याद आ गया, वो एक फौरी बहाना तराशते हुए मक्कारी से बोला। हमारे मैनेजर साहब ने एक ज़रूरी काम से मुझे शेरशाह भेजा था। तुम्हारा मतलब है कि मैनेजर याकूब जिलानी ने? जी, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। ये नहीं समझना कि मैं तुम्हारे बयान की तस्दीक नहीं करूँगा और तुम्हारे झूठ का पोल खोलने के लिए मैं जिलानी साहब को अदालत में बुलाऊँगा, मैंने धमकी आमेज़ अंदाज में कहा। वो सरासीमा नज़रों से मुझे तकने लगा। मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि तुम्हें अपनी नाकारगी की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया, जबकि तुम एक बेटे के बाप हो और तुम्हारी साबिक बीवी अनीला ने तुम्हारे ठीक ठाक होने की तस्दीक भी कर दी है। अनीला ने गलत नहीं कहा, वो कमाल ठिठाई का मुजाहरा करते हुए बोला, और मून लेबार्टीज़ की रिपोर्ट भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये क्या मजाक है? मैंने डांट आमेज़ लहजे में कहा। तुम एक ही वक्त में 2 मुतज़ाद बातें कर रहे हो। जब मैं अनीला के साथ था तो उस वक्त मेरे अंदर इस किस्म की कोई नालायकी मौजूद नहीं थी। वो अपनी झूठ की नैया को डूबने से बचाने के लिए अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोला। सोफिया से मेरी शादी हुई तो इस वक्त भी मैं ठीक ही था, लेकिन 2-3 माह के बाद ही मेरे अंदर ये ज़ौफ़ पैदा हो गया। वो अपनी बात नामुकम्मल छोड़कर ऐसी नज़र से मुझे तकने लगा जैसे मुझे सुनाने के लिए इसके दिमाग में कोई नई स्टोरी करवटें बदल रही हो। मैं अब तक इसकी कई एक फ्लॉप स्टोरी सुन चुका था। एक कहानी और सही कि मुस्ताक, मैंने उससे पूछ लिया, तुम्हें किस चीज़ का पक्का यकीन है? मुझ पर किसी ने सिफली करवा दिया है, वो इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला। ये सारा बंदिश का कमाल है वकील साहब, तुम फिक्र नहीं करो,
میں نے تشفی دینے والے انداز میں کہا۔ یہ بندش حیض ہے، یہاں بندش بیس سب پتہ چل جائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ آئندہ پیشی پر ہر خاص و عام کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نظر آئے گا۔ میرے معنی خیز انداز نے استغاثہ کے گواہ کو اندر سے دہلا کر رکھ دیا۔ اس نے محتاط نظر سے تکتے ہوئے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، آئندہ پیشی پر ایسے کیا ہونے والا ہے؟ میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے عامل کامل، لوٹ پلٹ اور کاٹ کے ماہر بابا سے تمہاری میٹنگ فکس کرانے والا ہوں۔ وہی بتائیں گے کہ اگلی پیشی پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا، آپ کس بابا کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ قبلہ منیر حسین شاہ صاحب، میں نے بتایا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کون ہیں جناب؟ مون لیبارٹریز کے ایڈمنسٹریٹر منیر حسین صاحب۔ میں نے گواہ کی جان لینے والے انداز میں کہا کہ آئندہ پیشی پر منیر حسین اپنی لیبارٹریز کے ریکارڈ کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوں گے اور بغیر روحانی آپریشن کے وہ تمہیں ایک بھلا چنگا فٹ مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے تاکہ تم تیسری شادی کی تیاری شروع کر دو۔ لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور استغاثہ کے خوفزدہ گواہ کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سپاٹ آواز میں کہا، لیکن اب کی بار کسی ایسی ویسی حرکت کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ انیلا کو طلاق اور صوفیہ کو موت دینے کے بعد تم ایک بند گلی میں آ گئے ہو اور یہاں سے تم نے سیدھا پھانسی کے پھندے تک جانا ہے انشاءاللہ۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر وٹنس باکس میں کھڑا ہوا استغاثے کا اہم گواہ اور مقتولہ صوفیہ کا شوہر ادریس چکرا کر گرا اور کٹہرے کے فرش پر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں کہا، سر، ابھی تو آپ نے بھی گواہ سے کچھ پوچھنا تھا۔ جج نے گمبھیر آواز میں جواب دیا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میرے خیال میں گیم اوور ہو چکا۔ میرے لبوں پر بے ساختہ فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس کیس کا جج ایک بردبار اور سرد و گرم جوشیدہ انسان تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ گیم از اوور ہو چکا۔ جب استغاثہ کا گواہ ادریس چکرا کر کٹہرے میں گرا تو عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ عدالتی عملے نے محض 15 منٹ میں گواہ کو ہوش میں لانے کے بعد کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ اب اس کے پاس اپنے جرم کا اقبال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ عدالت نے گواہ کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے عدالت کو برخاست کر دیا تھا۔ پولیس کسٹڈی میں اس نے جو اعترافی بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، ادریس کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا یقین ہو گیا تھا اور اس یقین تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی تھی اور وہ یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ صوفیہ طاہر نامی ایک شخص کے ساتھ بڑے گہرے روابط رکھتی تھی اور ادریس کی غیر موجودگی میں طاہر صوفیہ سے ملنے دوپٹہ گلی والے فلیٹ پر آیا کرتا تھا۔ صوفیہ کی الٹیوں والی کہانی جھوٹی تھی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ ادریس نے اپنی بیوی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت وہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ صوفیہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ قبل اس کے کہ ادریس صوفیہ کی یہ حالت جان لیتا، ایک پارٹی نے اس کے منصوبے میں تبدیلی پیدا کر دی۔ اس کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو ناصر ہمدانی کی مخالف سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ادریس کو 5,000 روپے کی پیشکش کی جس کے بدلے میں ادریس کو کچھ ایسا کرنا تھا جس کے نتیجے میں ناصر ہمدانی کا کردار مسخ ہو کر رہ جائے۔ یہ ایک پرکشش آفر تھی۔ اس زمانے کے 5,000 آج کے 1,00,000 روپے کے قریب تھے۔ ادریس اپنی بیوی کو قتل کرنے کا تو فیصلہ کر ہی چکا تھا، بس اس نے طاہر کی جگہ ناصر ہمدانی کو فٹ کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے جب یہ انکشاف ہوا کہ اپنی موت کے وقت صوفیہ 3 ماہ کی پریگننٹ تھی تو ادریس نے اپنے آقا کے مشورے پر اپنی ناکارگی کا سرٹیفکیٹ دائر کر دیا تاکہ ناصر ہمدانی بچ نہ سکے۔ جس پارٹی نے ادریس کو خریدا تھا وہ لوگ پولیس کی خدمت بھی دل کھول کر رہے تھے، لہذا ادریس کو کسی بھی مرحلے پر کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ استغاثے کی بدقسمتی سے یہ کیس میرے پاس آ گیا تھا۔ اس کے بعد تو وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔
بال کی کھال اور کھال کے بال نکالنا تو میرا طرح امتیاز رہا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اندھا پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ناصر ہمدانی نے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی بھی حاصل کی۔ اس کیس کے بعد ہماری جب بھی ملاقات ہوئی تو ناصر ہمدانی ایک جملہ بولنا نہیں بھولتا تھا: بیگ صاحب، میری سیاسی کامیابی آپ کی رہین منت ہے، جس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ چلتے چلتے اس ویل چیئر نشیں کا بھی ذکر شرح ہو جائے، جس نے اسپتال میں آواز دے کر مجھے پکارا تھا، اور اس کی صورت دیکھتے ہی میرے ذہن میں یہ کیس تازہ ہو گیا تھا۔ وہ بندہ دوپٹہ گلی والا پان فروش گلزار تھا۔ جب میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ پھر اس نے رقت آمیز انداز میں مجھے اپنی بپتا سنائی، جس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ اس نے محض 1000 روپے لے کر جھوٹی گواہی دی تھی۔ گلزار ہو یا ادریس اور یا انہی جیسے دیگر لالچی اور عاقبت نااندیش افراد، ان سب کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے: تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ، تیرا عرصۂ محشر بھی یہاں ہے۔